एनवायरनमेंट में अपने को इफेक्ट डलवाने हैं, ऐसे उनको कंडीशंस प्रोवाइड करवानी है ताकि वो मैक्सिमली क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो दोनों के अंदर स्पीसीज लेवल के ऊपर डाइवर्सिटी है। यहाँ जितनी भी कंट्रीज आएंगी पोल के पास में वो सभी किसके अंदर अपन इंक्लूड करेंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अपन इंक्लूड करेंगे। प्लांट्स और एनिमल्स की कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, कोई उनको छेड़ेगा नहीं, कोई मार नहीं सकता है, कोई काट करके ले करके नहीं जा सकता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अपने घरों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। आज हम ये जानेंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर बायोडाइवर्सिटी यानी कि इतने सारे वन्य जीव देखने के लिए मिलते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इतने सारे एनिमल्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर इन एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो क्या कनेक्टेड हैं, कैसे कनेक्टेड हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि नेचर को हमें क्यों डिग्रेड नहीं करना चाहिए, कैसे 0.1% की इंप्योरिटी भी अपनी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। हमारी जो भी व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाला जितना भी वायु के अंदर प्रदूषण हो रहा है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स अपनी बॉडी के ऊपर, अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर, अपने जेनेटिक कंपोजिशन के ऊपर सबको लोग गिर रहे हैं। इन्हीं सभी का आंसर हमें मिलेगा इस इकोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो बात कर दिए हम इस लेक्चर की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और फिर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। पहला टॉपिक जो है वो अपने पास में बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न अपने पास में प्राणी हैं, भिन्न भिन्न अपने पास में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी के सभी किस में इंक्लूड करेंगे, अपन बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करेंगे। जितनी भी स्पीसीज प्लेनेट के ऊपर पाई जाती हैं सभी को हम बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, किस प्रकार बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्या क्या रीजन्स है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के अंदर, कैसे हम उसको संभाल सकते हैं। फिर बात है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी कि हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, अलग अलग हॉटस्पॉट्स बनाकर, अलग अलग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अलग अलग चीजें हम देखेंगे कि कैसे जो भी चीजें एक्सटिंक्ट हो सकती हैं अपने ओवर यूज की वजह से या गलत यूज की वजह से, तो उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट है फिर अपने पास सबसे पहले बात करेंगे कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो हम मनाते हैं वो है 22 मई को, 22 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये आपको डेट याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी का अपने लाइफ में एक अपना बहुत बड़ा महत्व है। बायोडाइवर्सिटी मतलब इतने सारे जीव प्राणी, जितनी भी चीजें हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं उन सबको अपने को बचा करके रखना है, उनको कंजर्व करना है, उनका लॉस नहीं होने देना है और उनकी नई स्पीसीज डेवलप हो ऐसा एनवायरनमेंट में अपने को इफेक्ट डलवाने हैं, ऐसे उनको कंडीशंस प्रोवाइड करवानी है ताकि वो मैक्सिमली क्या कर सके, ग्रो कर सके। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स मतलब कि डाइवर्सिटी या फिर मैं कह सकता हूं कि स्पीसीज या फिर डाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग एनिमल्स की, अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग लेवल पे अलग अलग पाई जाती हैं। इसका मतलब अभी हम समझेंगे कि 3 तरीके पे अपन इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पहला है अपने पास में जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड है उसके बाद में स्पीसीज डाइवर्सिटी और थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बात करते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की, मतलब कि 2 एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि हम होमोसेपियंस हैं, अपन ह्यूमंस हैं, जैसे कि मैं हूं वैसे ही कोई और होमोसेपियन है। हम दोनों के अंदर क्या नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ ऑलमोस्ट डीएनए का स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, लेकिन कुछ पार्ट जो है डीएनए का वो कैसा मिलेगा अपने को, अलग मिलेगा। तो वो जो अलग है डीएनए के लेवल पर, किसके लेवल पर अलग है, डीएनए के लेवल पर जो अलग है उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि जीन लेवल के ऊपर डिफरेंस है। मान लीजिए कि ये आपका डीएनए है, डीएनए का ऑलमोस्ट जो भी कंपोजिशन होता है अलग अलग एनिमल्स की मैं बात करूं, ह्यूमंस में सभी की अगर हम बात करते हैं तो सबका कैसा मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली क्या पूरा डीएनए सेम होता है, तो नहीं, आपके अंदर मेरे अंदर डिफरेंस मिलता है डीएनए के बहुत छोटे से हिस्से के अंदर। तो जीन लेवल के ऊपर जो डिफरेंस आया है उसकी वजह से जो डेवलप हुई है डाइवर्सिटी वो क्या हुई है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अगर मैं बात करता हूं स्पीसीज लेवल के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए कोई एरिया है वहां पर एम्फीबियंस की स्पीसीज ज्यादा मिलती हैं, दूसरा कोई एरिया है वहां एम्फीबियंस की स्पीसीज बहुत ज्यादा मिलती हैं, तो दोनों के अंदर स्पीसीज लेवल के ऊपर डाइवर्सिटी है। मतलब कि एक से ज्यादा, मतलब 5 से 10 स्पीसीज मिल रही है एक एरिया में और एक एरिया के अंदर अलग 20, 30, 40 तरीके की स्पीसीज मिल रही हैं, तो वो स्पीसीज लेवल के ऊपर डाइवर्सिफाई हो रखा है वो एनिमल, ठीक है।
फिर बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजी मतलब एरिया वाइज, जहां इकोलॉजिकल कंडीशंस देखेंगे वहां अपन एरिया की बात करेंगे कि डेजर्ट इकोसिस्टम है पूरा का पूरा। इसके अलावा पोलर रीजन्स की अपन बात कर सकते हैं, उसके अलावा हम आइलैंड्स की बात कर सकते हैं। तो अलग अलग जो स्पेस है, जो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस उन स्पेस में है, वहां पर अलग अलग डाइवर्सिटी मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, वहां अलग प्लांट्स मिलेंगे। जो कोई एरिया है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंट्री है वो पोलर रीजन की तरफ है, जैसे मान लीजिए कि हम ये देखते हैं कि जैसे ये अर्थ है अपने पास, और यहां मैं बोलता हूं कि यहां ये साइड अपने पास में पोल, ठीक है। अब मैं आपसे ऐसे कहना चाहता हूं कि जब भी अपन पोल की तरफ जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इन जनरल कम होती है। ठंडे इलाके के अंदर जो भी अलग अलग तरीके के प्लांट्स एनिमल्स हैं वो क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है वहां पर, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी कंट्रीज इस लेवल पे होंगी, इक्वेटर लेवल पे जो भी कंट्रीज होंगी अपने पास में, वो सारी की सारी कंट्रीज के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलेंगी। और जब भी अपन इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। तो यही समझाना चाह रहा है तीनों के अंदर। सबसे पहले कह रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी शोन बाय सिंगल स्पीसीज एट जेनेटिक लेवल। जैसे होमोसेपियन, मैं एक स्पीसी हूं, मेरा दूसरा मेंबर होमोसेपियन वो भी मेरी स्पीसीज का है, दोनों हम एक ही स्पीसीज के, लेकिन हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंस है। तो ये कैसी अपने पास में जीन लेवल के ऊपर डाइवर्सिटी है। सेकंड है द डाइवर्सिटी एट ए स्पीसीज लेवल। अलग अलग स्पीसीज, एक जैसे मान लीजिए एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस का एग्जांपल इसने लिया है, तो बहुत सारे एम्फीबियंस हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पे देखने के लिए मिलते हैं। द वेस्टर्न घाट्स हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। अगर मैप की बात करें हम, इस तरीके का मैप आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो एरिया है वो है वेस्टर्न घाट, और ये वाला जो एरिया है वो है ईस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट है उसके अंदर एम्फीबियंस की जो है डाइवर्सिटी वो ज्यादा है। वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज। एम्फीबियंस की स्पीसीज जो है वो वेस्टर्न घाट्स पे ज्यादा है, किसकी तुलना में, ईस्टर्न घाट पे। अब ये स्पीसीज के लेवल पर, कि इधर स्पीसीज ज्यादा है इधर कम है, तो बायोडाइवर्सिटी किस पे देख रहे हैं हम, स्पीसीज लेवल के ऊपर देख रहे हैं। फिर बात करते हैं डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल पे जब हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव्स हैं, कोरल रीफ हैं, वेटलैंड्स हैं, एस्चुरीज हैं, एल्पाइन मीडोज हैं, हैज ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन ए स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होगी, स्कैंडिनेवियन के अंदर कई सारी कंट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं। ये जो एरिया है यहाँ का, यहाँ जितनी भी कंट्रीज आएंगी पोल के पास में, वो सभी किसके अंदर अपन इंक्लूड करेंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अपन इंक्लूड करेंगे। तो बात करते हैं हम डाइवर्सिटी के बारे में कि डाइवर्सिटी कितने लेवल पर अलग अलग हो सकती है। तो जेनेटिक लेवल पर हो सकता है, डीएनए का जो कंपोजिशन है उस लेवल पर अलग हो। फिर हम बात करते हैं स्पीसीज लेवल पर, स्पीसीज लेवल पर अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी मिल सकती है। बात करता हूं इकोलॉजिकल लेवल पे, तो जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर अपने पास में डेजर्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, यहाँ ये सभी चीजें हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं पोलर रीजन की तरफ जब अपन जाते हैं, वहां इतनी चीजें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब भिन्न प्रकार के प्राणी, भिन्न प्रकार के प्लांट्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में हम सभी ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करेंगे, जितने भी बायोलॉजिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सभी को हम बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करेंगे। और कोई भी मान लीजिए एलियन आता है, कहीं सर भी कोई भी आता है अपने प्लेनेट पे, तो सबसे पहले वो अमेज हो जाएगा, वो देखेगा कि यार कितने तरीके की आंट्स हैं, कितने तरीके की बीटल्स हैं, कितने तरीके के प्लांट्स हैं। हम बात करते हैं आम के अंदर ही, तो आम में भी कितनी तरीके की स्पीसीज हैं। कोई बोलेगा कि मैं लंगड़ा आम खाता हूं, कोई बोलेगा कि मैं दशहरी आम खाता हूं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के आम मिलते हैं। आप देखिए हर एक लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ही बड़ा लेवल है, और इसको बचाना, इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये किस लेवल के ऊपर अलग अलग तरीके से पाई जा सकती है। तो ये जीन लेवल पे पाई जा सकती है, स्पीसीज लेवल पे पाई जा सकती है, और इकोलॉजिकल लेवल पर भी पाई जा सकती है। फिर हम बात करते हैं अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर दी, इंसेक्ट किसकी बात कर रहा है, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग मोर देन 70% ऑफ द टोटल। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो ग्रुप है वो है अपने पास में इंसेक्ट, ठीक है। और ये 10 में से जितने भी एनिमल्स अगर अपन देख रहे हैं तो 10 में से 7 किसके मिलेंगे, आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे। तो 70% भाग ये बना रहा है एनिमल्स का। इंडिया का सिर्फ 2.4% है वर्ल्ड लैंड का, जबकि ये शेयर करता है ग्लोबल स्पीसीज इंप्रेसिव
1% कि पूरे की पूरा जो भी एंटायर जो भी ग्लोब है उसके अंदर भारत का जो सिर्फ हिस्सा है वो सिर्फ कितना है, 2.4% है। 2.4% ही एरिया अपना पास में है, मतलब कि पूरे लैंड पे अपने पास में सिर्फ 2.4% एरिया ही सिर्फ भारत का है। फिर मैं बात करता हूं, लेकिन फिर भी हम पूरी दुनिया में जितनी भी डाइवर्सिटी है उसका 8.1% इंडिया में मिलता है। तो कितनी अच्छी बात है कि बहुत कम एरिया है अपने पास, लेकिन जो स्पीसीज रिचनेस है कि कितने ज्यादा तरीके के एनिमल्स मिलते हैं, कितने ज्यादा तरीके के प्लांट्स मिलते हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं। 8.1% अपन डिवोट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम कि अलग अलग तरीके की स्पीसीज हैं, उनमें भी ज्यादा कौन मिलता है, कम कौन मिलता है। तो मैं बात करता हूं अगर इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि इंसेक्ट्स है। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स वो होंगे जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलेगा, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, जबकि वर्टिब्रेट्स वो होंगे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि पीछे जो बैकबोन है वो उनके अंदर मिलेगी। इनवर्टिब्रेट्स की बात करता हूं तो जो मेजर पोर्शन है इनवर्टिब्रेट्स का वो किस में देखने के लिए मिल रहा है आपको, इंसेक्ट्स के पास में। उसके बाद मैं बात करता हूं मॉलस्कन्स, और सबसे कम मिल रहे हैं आपको क्रस्टेशियंस। तो ये डायग्राम से क्वेश्चन बना सकता है कि सबसे ज्यादा कौन मिलेंगे, तो हम सबसे पहले बताएंगे कौन मिलेगा सबसे ज्यादा, इंसेक्ट, फिर मॉलस्कन्स है, फिर क्रस्टेशियंस है। अगर अदर एनिमल ग्रुप दे रखा है, मैं सिंगल स्पीसी की बात कर रहा हूं कि इंसेक्ट एक है, फिर मॉलस्कन्स एक है, फिर क्रस्टेशियंस एक स्पीसीज है। लेकिन अगर बहुत सारी स्पीसीज एक साथ इंक्लूड कर रहा है तो वो अदर एनिमल ग्रुप की बात कर रहा है। अगर ऑप्शन में अदर एनिमल ग्रुप दे रखा है तो आप उसको इंक्लूड करें, अदरवाइज 1, 2 एंड 3 जो आपको ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है। इधर आगे बात करते हैं तो फिशेज सबसे ज्यादा पाई जाती हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। देन आफ्टर आप देख सकते हैं कि जो मैमल्स हैं और सबसे ज्यादा जो भी है अपने पास में बर्ड्स और मैमल्स हैं जो सबसे ज्यादा होंगे, मैक्सिमम होंगे नंबर के अंदर। ठीक है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इनकी तुलना में क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। नेक्स्ट है फिर बात अपने पास में फंजाई और एंजियोस्पर्म्स। प्लांट्स के लेवल पे बात करते हैं तो फंजाई सबसे ज्यादा है, उसके बाद में क्या है अपने पास, एंजियोस्पर्म्स है, फिर मॉसेज हैं, फर्न्स हैं। ये सभी आपको इस ग्राफ से देखना है। तो इसमें यही बताया गया है कि मेजर जो पोर्शन है वो कौन कवर कर रहा है। मेजर पोर्शन इनवर्टिब्रेट्स का इंसेक्ट कवर कर रहे हैं, वर्टिब्रेट्स का जो मेजर पोर्शन है वो फिशेस कवर कर रही हैं, जबकि प्लांट्स का जो मेजर पोर्शन है वो फंजाई एंड एंजियोस्पर्म्स कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आवर कंट्री इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 12 उन डाइवर्सिटी कंट्रीज में अपन इंक्लूड होते हैं जहां सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। इन वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी वाली कंट्रीज में है। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मेनी एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। लगभग 45,000 स्पीसीज प्लांट्स की इंडिया से रिकॉर्ड की गई हैं और डबल यानी कि अप्रोक्सीमेटली 90,000 टू 1 लाख एनिमल्स की। अकॉर्डिंग टू मेज ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। रॉबर्ट मे ने बताया है कि कितनी स्पीसीज यहाँ टोटल पाई जा सकती हैं, तो उन्होंने 7 मिलियन स्पीसीज की बात करी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक सिर्फ उसका 22% ही, 22% जो भी स्पीसीज है उन्हीं को हम क्या कर चुके हैं, ढूंढ चुके हैं। 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज कितनी मिल सकती हैं पूरे के पूरे अर्थ पे, वो अभी तक हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, रेस्ट अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुई है। नेक्स्ट अपने पास फंजाई रिप्रेजेंट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ये हमने डायग्राम में देख लिया था कि फंजाई का अमाउंट क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, फंजाई का अमाउंट क्या है अपने पास, मैक्सिमम है। फिर बात आती है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि किस पैटर्न से बायोडाइवर्सिटी है, कि क्या बायोडाइवर्सिटी में कोई पैटर्न देखने के लिए मिलता है कि इस एरिया में ज्यादा है, इस एरिया में कम है, या ये कंडीशंस में ज्यादा होती है, इस कंडीशन में कम होती है, कोई ऐसी चीज अपने को देखने के लिए मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज a rather uneven distribution. Species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles. यही बात की थी हमने, जैसे ही हम इक्वेटर लाइन है, ये कौन सी लाइन है अपने पास, इक्वेटर, और इधर क्या है अपने पास, पोल्स हैं। तो जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट अपने पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। ट्रॉपिकल लेटीट्यूड रेंज 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ हार्बर मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और पोलर एरियाज। अब ये आपको पता है कि ये जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है अपने पास, ये कौन सा एरिया होगा,
ट्रॉपिकल एरिया होगा। उसके बाद ये जो एरिया है ये कौन सा होगा अपने पास, टेम्परेट। और फिर ये जो एरिया है ये कैसा है, पोलर। तो ये कहना चाहता है कि ये जो एरिया है 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, ये जो एरिया है यहाँ पर ज्यादा स्पीसीज मिलती हैं, ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है बजाय की टेम्परेट और पोलर एरियाज की तुलना में। ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। नेक्स्ट है कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। अब देखिए जो कोलंबिया है वो इक्वेटर के पास है, ये अपने पास इक्वेटर है, ठीक है। कोलंबिया जो है वो किसके पास है, इक्वेटर के पास में है, जहां 1400 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। वाइल न्यूयॉर्क के पास में 41 डिग्री नॉर्थ और ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो 105 स्पीसीज है, और ग्रीनलैंड के पास में सिर्फ और सिर्फ कितनी है 56 स्पीसीज हैं। तो जैसे जैसे हम पोलर एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, सबसे पहले कितनी स्पीसीज थी, लगभग 1400, उसके बाद में कितनी हो गई 105, और ग्रीनलैंड वाले एरियाज के अंदर कितनी है, सिर्फ 56 स्पीसीज हैं, किसकी, बर्ड्स की। तो यहां ये यही कहना चाहता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, आपको इनका नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जो स्पीसीज रिचनेस होगी वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है वहां पर अभी भी लगभग 2 मिलियन इंसेक्ट की स्पीसीज ऐसी हैं जिन्हें हम अभी भी ढूंढना बाकी है, उनका नामकरण करना, उनका नॉमेनक्लेचर करना क्या है, बाकी है। नेक्स्ट आते हैं अपन, ट्रॉपिक रीजन्स हैव ए ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो भी ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, जो भी इक्वेटर के पास वाला रीजन है हमने देख लिया, ये वाला जो रीजन है क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। तो कह रहा है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। कि क्यों इन एरिया के अंदर ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक चेंज है वो बहुत ही कम होता है। क्या होगा भाई, जिस एरिया में क्लाइमेटिक चेंज नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा बरसात नहीं आ जाएगी या बाढ़ नहीं आ जाएगी, अर्थक्वेक्स ज्यादा नहीं आ जाएंगे, या भी कोई भी क्लाइमेटिक ऐसी कंडीशन उत्पन्न नहीं होगी या बनेगी नहीं जिसके कारण वो एरिया क्या हो सके, अफेक्ट हो सके। तो ये यही कहा है कि ट्रॉपिक रीजन के अंदर ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसलिए मिलती है क्योंकि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या रहते हैं, अनडिस्टर्ब रहते हैं। फिर है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। जो भी अपने पास में ट्रॉपिकल का एनवायरनमेंट होता है वो लेस सीजनल होता है, जबकि टेम्परेट रीजन में बार बार क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में कांस्टेंट रहती है ऑलमोस्ट, और प्रिडिक्टेबल रहती है कि ऐसी सी ही होंगी, इससे ज्यादा चेंज नहीं होंगी। थर्ड रीजन है देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर है, यहाँ पर ज्यादा सोलर एनर्जी मिलेगी, यहाँ पर क्या मिलेगी, ज्यादा सोलर एनर्जी मिलेगी। जो भी ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा है कि यहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो क्या है, लगभग कांस्टेंट है, यहाँ सोलर एनर्जी भी ज्यादा है, ठीक है, और लंबे समय तक यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर नहीं होती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। तो इसकी वजह से जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो है ज्यादा। फिर नेक्स्ट आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, कि एरिया और स्पीसीज में कोई रिलेशन है क्या कि नहीं, कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन अप टू ए सर्टेन लिमिट। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये बताया था कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट studied that within a region species richness increase with increasing explored area, कि जैसे जैसे explored area बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अंदर स्पीसीज की रिचनेस क्या होगी, बढ़ेगी, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेंगी, उसके बाद में क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सास टर्न्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये कैसा दिखेगा ग्राफ अपने पास में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये इक्वेशन इसके लिए दी गई। अगर इसको हम लॉगरिथमिक स्केल पे करते हैं तो कैसा आएगा अपने पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें देखते हैं लॉगरिथमिक स्केल, द रिलेशनशिप इज ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन log s इज इक्वल्स टू log c प्लस जेड log a, क्योंकि e रेज़ टू द पावर में था तो आगे आ जाएगा।
एस है यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस, ए है एरिया, जेड है स्लोप और सी वाई इंटरसेप्ट है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो इक्वेशन आप देखते हैं। वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन द रेंज, ये जेड की वैल्यू बताई गई है 0.1 से 0.2 बताई गई है। कुछ जगह अपने पास में ये वैल्यू हायर भी मिल सकती है, जेड वैल्यूज रेंज ऑफ 0.6 टू 1.2 तक जा सकती है। एग्जाम्पल भी दे रखा है अपने पास में, फ्रैगीवोर्स जो है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के, वहां पर जो ये स्लोप कितना मिलता है 1.15 भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, पॉल एलरिच प्रपोज्ड रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। पॉल एलरिच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक अपने पास में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, क्या है अपने पास, कोई एरोप्लेन है, उसकी तुलना करी इकोसिस्टम से, ठीक है, और इस एरोप्लेन के जितने भी रिवेट्स हैं उसकी तुलना करी स्पीसीज से। तो मान लीजिए कि आप किसी एरोप्लेन में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का आपको इतना ही याद रखना है कि जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन अप टू ए सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगी। आगे हम जाके बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो पॉल एलरिच है उन्होंने बताया है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो दे रखा है उन्होंने ये कहा है कि जो रिवेट्स हैं, या ये मान लीजिए कि कोई भी एरोप्लेन के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हैं और हर पैसेंजर जाने वाला एक रिवेट निकाल के ले जाएगा, उसका एक पेच निकाल के ले जाएगा, आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उसका एक एक पेच निकालेंगे अगर एरोप्लेन का, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि शुरुआत के अंदर, अगर मैं बात करूं शुरू के अंदर, तो एक एक पेज अगर आप निकाल रहे हैं तो उस एरोप्लेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए जैसे जैसे आपने जैसे जैसे और ज्यादा आप उसमें से रिवेट्स निकालते जाएंगे तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि वो प्लेन क्या होने लग जाएगा, डैमेज होने लग जाएगा। तो यहाँ रिवेट्स हैं, उनको स्पीसीज से तुलना करी गई है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप एक एक स्पीसीज को अगर किसी एरिया में से गायब करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो इकोसिस्टम क्या होगा, डिस्टेबल होगा, वहां की उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया अपने पास में कि जैसे मान लीजिए कि कीस्टोन स्पीसीज होती हैं, कीस्टोन स्पीसीज की अगर मैं बात करता हूं कि मान लीजिए एरोप्लेन के आपने नॉर्मल पेच अगर निकाले तो उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर मान लीजिए आपने ऐसा विंग्स का जो है रिवेट्स हैं उनको अगर आपने निकाल लिए, ठीक है, विंग्स के अगर रिवेट्स या फिर जो इंजन है उसके रिवेट्स अगर आपने निकाल लिए तो क्या होगा, वो बहुत तेज डैमेज होगा, ठीक है। तो कीस्टोन स्पीसीज वो होती हैं जो कि मेजर होता है उनका रोल उस इकोसिस्टम के अंदर, उस एरिया के अंदर। अगर आप उन्हें ही हटा देंगे तो वहां पर क्या है, इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी है वो बिगड़ जाएगी, जो स्पीसीज है उनकी बायोडायवर्सिटी के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो उन्होंने यही बताया है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के द्वारा कि मान लीजिए कोई भी एक एरोप्लेन है, उससे आप अगर एक एक रिवेट्स अगर आप निकाल रहे हैं तो वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में बिल्कुल उसमें डैमेज नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप निकालेंगे वो डैमेज होगा। और मान लीजिए जब आप मेजर, जैसे मान लीजिए विंग्स के अगर रिवेट्स निकाल दिए या फिर किसी इंजन की कुछ उस पार्ट के निकाल दिए जो बहुत नेसेसरी है, उसको अगर आप हटा देंगे तो बहुत जल्दी वो एरोप्लेन क्या होगा, अफेक्ट होगा। ऐसे ही इकोसिस्टम में होगा कि स्पीसीज अगर आप एक एक स्पीसीज हटा रहे हैं तो इनिशियली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप मेजर पोर्शन अगर स्पीसीज का हटाएंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। और की स्टोन स्पीसीज यानी कि उस एरिया के, उस इकोसिस्टम की जो मेन स्पीसीज हैं उन्हें ही आप हटा देंगे तो इसके ऊपर बहुत भारी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, कि बहुत तेजी से हम क्या कर रहे हैं, बायोडायवर्सिटी का लॉस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज इन द लास्ट 500 ईयर्स। 500 सालों के अंदर, 500 सालों के अंदर क्या हुआ है अपने पास में, 500 सालों में 784 स्पीसीज क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जिसके अंदर 338 है वर्टिब्रेट्स की और 359 या 359 है इनवर्टिब्रेट्स की, जबकि 87 स्पीसीज है वो किसकी अपने पास में, प्लांट्स की है। इसके अंदर सब स्पीसीज भी हैं, टाइगर्स की, बाली, जवान और कैस्पियन, ये तीनों की तीनों भी क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। फिर है इंपैक्ट्स, कि बायोडायवर्सिटी का लॉस होने से क्या क्या इंपैक्ट है। सबसे पहले दे रखा है डेक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, अगर बायोडायवर्सिटी कम होगी तो प्लांट का प्रोडक्शन भी कम होगा। एनवायरमेंटल परचुबेशन सच एज ड्रोट, जो भी है वातावरण के अंदर दिक्कतें आएंगी जिससे सूखा पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड
पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, जितने भी अपने पास में इकोसिस्टम प्रोसेस है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी है, पानी का यूज है और अपने पास में पेस्ट और डिजीज की साइकिल से वो सभी के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका अफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी की जो भी कॉज है वो किस किस की वजह से देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मान लीजिए कि कोई भी हैबिटेट है, कोई भी हैबिटेट है, ये मान लीजिए कोई भी हैबिटेट है, ठीक है, इस एरिया के अंदर आपने क्या कर दिया, ये इसके जो मेजर पोर्शन है इनको आपने तोड़ दिया, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। आपने क्या कर दिया, उसको अलग अलग हिस्से में अलग अलग उसकी एरिया को खराब कर दिया, तो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा एरिया ही क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यही कह रही है अपने पास हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। इसमें 4 चीजें देखते हैं हम, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एविल क्वार्टेट बोलते हैं इसको। सबसे पहला है इसका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, कि अगर आपने किसी भी हैबिटेट को अगर अलग अलग भागों में तोड़ दिया है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, वो अब 14% से सिर्फ कितने ही बचे अपने पास, 6%। 1000 हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट इज बीइंग लॉस्ट विद इन हावर। हर 1 घंटे के अंदर 1000 हेक्टेयर्स के अपने पास में फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। बात करते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट की, जिन्हें लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं। लंग्स ऑफ द प्लेनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वहां से मेजर ऑक्सीजन आपको डिराइव होती है पूरे की पूरे अर्थ के लिए। इज बीइंग कट फॉर द कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स, उसको काटा जा रहा है, वहां के एरिया को क्लीन किया जा रहा है ताकि सोयाबीन्स अपन उगा सकें, और फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड फॉर द कैटल्स, और कैटल्स को चरने के लिए ग्रासलैंड्स में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, दूध मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे अपन न्यूट्रिशंस के लिए जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर सकें। Due to fragmentation, animals requiring large territories and migratory animals are badly affected, leading to population decline। अगर आपने किसी के भी हैबिटेट को अगर क्या कर दिया है, छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया है, तो वहां रहने वाले जीव जंतु हैं, बर्ड्स हैं, बाहर से आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो भी वहां रह नहीं पाएंगे, तो उनकी स्पीसीज में भी डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है। तो एविल क्वाड्रेट कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी का पहला है अपने पास में हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। वो ये कहता है कि किसी भी अगर हैबिटेट को आप तोड़ते हैं तो वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसका आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लॉस देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला जो पोर्शन है इसका वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसमें एग्जांपल दिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, जो अपने पास में 14% से सिर्फ 6% पर आ गया है। अमेजन रेन फॉरेस्ट को भी हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, क्यों, ताकि हम सोयाबीन्स डेवलप कर सकें, कल्टीवेट कर सकें, और जो भी कैटल्स हैं उनके लिए हम ग्रासलैंड बना सकें ताकि उनकी फॉरेजिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो पाए। ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के कारण जो भी जितने भी बर्ड्स वहां रहने वाले थे, रेजिडेंट से या बाहर से माइग्रेटरी बर्ड्स जो भी आते थे, उनकी पॉपुलेशन में भी डिक्लाइन होता है। फिर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है किसी भी चीज को ज्यादा यूज करना, ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। मैनी स्पीसीज लाइक स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन आर एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। हम ह्यूमंस ही किसी भी एनिमल से, मान लीजिए अगर आपको कोई पॉजिटिव थिंग मिल रही है, कोई भी चीज से आप उसका यूज कर रहे हैं, अगर आप उसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो एक समय के बाद में वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। प्रेजेंटली मरीन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। जितने भी अपने पास में मरीन फिशेज हैं उनको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। भाई उनके नंबर का तो पता नहीं है, लैंड पे तो फिर भी हम चीजों को काउंट कर रखे हैं, लेकिन एक ओशन के अंदर कितनी सारी स्पीसीज हैं उनको काउंट नहीं कर रहे हैं, और अलग अलग जगह से लोग उनको क्या कर रहे हैं, पकड़ के मार के खा रहे हैं। तो ज्यादा उनकी हार्वेस्टिंग होगी तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो सेकंड पॉइंट था, पहला था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड पॉइंट अपने पास में ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, जितनी भी स्पीसीज लाइक स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, ये ह्यूमंस के ज्यादा यूज की वजह से क्या हो रही है, खत्म हो रही हैं। नेक्स्ट है एलियन स्पीसीज इन्वेशंस। बाहर से कोई भी ऐसी स्पीसीज अपन अपने फायदे के लिए लाए, या कोई भी ऐसी स्पीसीज आ जाती है जो कि वहां की रेजिडेंट स्पीसीज है उनको क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। एलियन स्पीसीज यानी कि बाहर से आने वाला जो भी स्पीसीज है उसको किस में लेंगे अपन, एलियन स्पीसीज में लेंगे। इन्वेंशन वो अपने अंदर आ गई। एलियन स्पीसीज कॉज डेक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस स्पीसीज, मतलब कि वो जो वहां रह रही हैं उनको क्या करती हैं, डेक्लाइन कर देंगी। एग्जाम्पल है नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया कॉज्ड एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ शिचलिड फिश। इसमें ये कहना चाह रहा है कि नाइल पर्च, जिसको हमने जो नाइल पर्च है उसको इंट्रोड्यूस किया किसी लेक के अंदर, तो वहां रहने वाली
जो 200 सिचलिड फिशेज थी उनको उसकी वजह से क्या हो गई, वो एक्सटिंक्ट हो गई। इन्वेसिव वीड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लटाना एंड वाटर हाइसिंथ आइकोर्निया कॉज्ड डैमेज टू आवर नेटिव स्पीसीज। ये भी बाहर से इन्वेजन किया गया था इनका, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी डैमेज हुई अपनी वहां नेटिव यानी वहां रहने वाली स्पीसीज में। द इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश फॉर द एक्वाकल्चर इज पॉइजनिंग ए थ्रेट टू द इंडिजीनियस कैटफिशेज इन आवर रिवर। कि हम भी एक्वाकल्चर के लिए हम क्या लेकर के आए, कैटफिश लेकर गए, क्लेरियस गैरीपाइनस जो हम लेकर के आए, उसकी वजह से हमारी रिवर के अंदर जितनी भी कैटफिशेज रह रही थी वो क्या हो रही है, उनको थ्रेट हो गया है, वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो एलियन स्पीसीज इन्वेंशन का यही मतलब है कि बाहर से हम कोई भी स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने फायदे के लिए, जिसका नुकसान वहां पर रहने वाले इंडिजीनियस, ठीक है, या फिर नेटिव स्पीसीज को भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन। पहला था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड था ओवर एक्सप्लॉइटेशन, थर्ड था अपने पास में एलियन स्पीसीज इन्वेशन, और फोर्थ है अपने पास में को एक्सटिंक्शन। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई एक प्लांट है, उस एक प्लांट को क्या करवाता है, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो स्पीसीज है बी की, वो पॉलिनेट कर रही थी और वही उसको पॉलिनेट कर सकती है। अगर बी की स्पीसीज खत्म हो गई तो प्लांट की पॉलिनेशन नहीं होगी, और अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो नया प्लांट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो को एक्सटिंक्शन, एक की वजह से दूसरा एक्सटिंक्ट हो गया, दोनों एक साथ एक्सटिंक्ट हो गए तो को, ठीक है। तो कह रहे हैं व्हेन ए स्पीसीज बिकम्स एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट ऑल्सो बिकम्स एक्सटिंक्ट। कि कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है, उससे रिलेटेड कोई भी एनिमल या प्लांट की दूसरी स्पीसीज है वो भी क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एक्सटिंक्शन ऑफ द पैरासाइट्स व्हेन द होस्ट इज एक्सटिंक्ट। मान लीजिए हमारी बॉडी में बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं, अगर होस्ट ही खत्म हो जाएगा तो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रह रहा है, जो होस्ट से न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो ही जाएगा। Co-evolved plant and pollinator mutualism where extinction of one invariably leads to the extinction of the other। यही एग्जांपल हमने लिया था कि जो भी अपने पास में प्लांट एनिमल है, पॉलिनेशन है, को-इवोल्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, कि प्लांट को यही पॉलिनेट करेगा, अगर वो नहीं होगा तो वो प्लांट भी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसकी पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ये चार रीजन थे कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। सबसे पहला था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड था ओवर एक्सप्लॉइटेशन, थर्ड था एलियन स्पीसीज इन्वेशन, और फोर्थ था अपने पास में को एक्सटिंक्शन। फिर बात आती है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, मेजरली यही है जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स क्या हो रहे हैं, को एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड आर दोज स्पीसीज विच फेस एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं वो होती हैं कि आने वाले समय के अंदर सबसे पहले वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, उनको खतरा सबसे ज्यादा है। फिर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, की बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पास में कि क्यों करना चाहिए, तो पहले बनाया गया था वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, December 3 को हम मनाते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ रीजन फॉर कंजर्वेशन, की क्यों कंजर्व करना है, 3 रीजन है। पहले को हम डालते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, कि जितनी भी चीजें हमको नेचर से मिल रही हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स करवा रही हैं, जैसे कि फूड मिल रहा है, फायरवुड मिल रही है, फाइबर मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक टैनिन, लुब्रिकेंट, डाइज, रेजिन, परफ्यूम्स एंड मेडिसिन। तो ये सभी की सभी चीजें हमको किससे मिल रही हैं, बायोडाइवर्सिटी से मिल रही हैं, प्लांट से मिल रही हैं, एनिमल्स से मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें। तो इनको अगर हम खत्म कर देंगे तो खुद का कैसे जीना संभव हो पाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आप क्यों आपको बायोडाइवर्सिटी बचानी है, तो सबसे पहले इसने लिखा है नैरोली यूटिलिटेरियन। इसके अंदर बताया गया है कि जितनी भी चीजें हमको नेचर से मिल रही हैं वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें कंजर्व करनी चाहिए। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू। कहने का मतलब है कि 25% जितनी भी ड्रग्स बनती हैं वो किससे बन रही हैं, प्लांट से बन रही हैं, और 25,000 से ज्यादा प्लांट की स्पीसीज ऐसी हैं जो हमारी मेडिसिनल वैल्यू के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। उनसे लाइक क्विनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना, ठीक है, टू क्यूर मलेरिया, एंड टेक्सोल फ्रॉम द बार्क ऑफ टेक्सस फॉर द ट्रीटिंग ऑफ कैंसर। तो इसके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहला दे रखा है अपने पास में सिंकोना दे रखा है अपने पास, और दूसरा दे रखा है अपने पास में टेक्सोल, जो कि किससे बचाता है, कैंसर से बचाता है। Next है broadly utilitarian argument says that biodiversity has many ecosystem services. For example, Amazon forest produces 20% of the oxygen in the earth atmosphere. वो सभी चीजें जो हम एज ए कॉमर्शियल तो
हमको फायदा दे ही रही हैं, उसके अलावा ब्रॉड टर्म में हम वो यूज करेंगे जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर अपना सर्वाइवल है। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो 20% ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, अमेजन फॉरेस्ट से मिल रही है हमको। अगर अमेजन फॉरेस्ट को हम काटते जाएंगे, उनको खत्म करते जाएंगे, तो हमारी लाइफ का सर्वाइवल भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। पॉलिनेशन जितनी भी हो रही है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन हो रही है, पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं। अगर पॉलिनेटर्स हट गए हैं तो क्या हो सकता है, भारी नुकसान प्लांट्स प्रोडक्टिविटी को देखने के लिए मिल सकता है। फिर एस्थेटिक प्लेजर्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने पास में आप जाते हैं, नेचर में बैठते हैं तो आपको सुकून मिलता है। वह नेचर से डिराइव हो रही हैं ऐसी चीजें जो आपके एनवायरमेंटल को क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं, आपको बचानी चाहिए। फिर है एथिकल आर्ग्यूमेंट्स, every species has an intrinsic value, we have a moral duty to care for their well-being। ethical है मतलब कि अलग अलग रिलीजियस की हम बात करते हैं तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग रिलीजियस के अकॉर्डिंग उनके लिए एथिकल वैल्यू रखते हैं, उनको इंपॉर्टेंस वो प्रोवाइड करते हैं। फिर है सेम ही है तो फिर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कि बायोडाइवर्सिटी को पहले तो था क्यों कंजर्व कर सकते हैं, तो नैरोली यूटिलिटेरियन, फिर अपने पास में ब्रॉडली, और फिर है एथिकल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। तो पहले तीन चीजें हमको ये बताई गई हैं कि हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए। फिर अब हम देखेंगे कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। तो दो तरीके अपने पास में, सबसे पहला है इन सीटू कंजर्वेशन और उसके बाद में है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब है वहीं पर, और एक्स सीटू यानी कि वहां से कहीं और ले जाकर, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज हम बना सकते हैं, हॉट स्पॉट्स बना सकते हैं। हॉट स्पॉट्स मतलब कि बहुत बड़े बड़े एरियाज को हम कलेक्टिवली एक साथ ले सकते हैं, वहां मौजूद प्लांट्स और एनिमल्स के कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, कोई उनको छेड़ेगा नहीं, कोई मार नहीं सकता है, कोई काट करके ले करके नहीं जा सकता है। तो वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका पे, इंडो बर्मा, हिमालय, इन एरियाज के हमने क्या बनाए हैं, हॉट स्पॉट्स बनाए हैं। सेक्रेट ग्रुप्स वो हैं कि रिलीजियस वैल्यू रखते हैं, अलग अलग रीजन वाइज अलग अलग एरिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे पीपल की पेड़ की लोग पूजा करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अलग अलग रिलीजन्स जो भी हैं उनके अंदर अलग अलग प्लांट्स की, अलग अलग एनिमल्स की क्या होती है, पूजा होती है या उन्हें माना जाता है, ठीक है। अलग अलग उनके जो त्योहार है उनको फेस्टिव सीजन के ऊपर अलग अलग एनिमल्स के द्वारा, अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के द्वारा उनको मनाया जाता है। तो अलग अलग जगह अपन क्या कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। जैसे कि खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंद एंड बस्तर एरिया ऑफ द मध्य प्रदेश। यहाँ पर हमने क्या बना रखे हैं, सेक्रेट ग्रूव्स। फिर बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन की, यानी कि वहां के एरिया से बाहर ले जाकर के। तो इसके अंदर है क्रायो प्रिजर्वेशन, क्या कर सकते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन के अंदर अपन चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। वहां पर उनके अंदर हम स्पर्म्स हैं, लेके ओम है, एग्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे हम उनको काम में ले लेंगे। बोटेनिकल गार्डन्स बना सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क है, आपने जू देखा होगा जहाँ एनिमल्स को ला करके रखा जाता है। सफारी पार्क बना सकते हैं, एक्वेरियम बना सकते हैं, छोटे छोटे एरिया डेवलप कर सकते हैं जहाँ अपन फिशेज को बचा सकें। जीन बैंक बना सकते हैं या फिर सीड बैंक बना सकते हैं जहां अपन जीन और सीड को क्या कर सकें, सेव कर सकें। या फिर हम टिश्यू कल्चर के थ्रू भी कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी की चीजों को। तो पहले था बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है, अब हम देख रहे हैं कि कैसे कंजर्व करना है। तो क्यों कंजर्व करना है, तो कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोवाइड बहुत सारे होते हैं, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं बहुत सारे, अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग हम उनको बचा सकते हैं, उनके अंदर वैल्यू है इसलिए उनको बचाना है। फिर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की कैसे बचाना है, इन सीटू उन्हीं लोकेशंस पे, और एक्स सीटू अलग से बना करके जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स, तो उस तरीके से। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, इंडिया हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, इतने हैं। 90 नेशनल पार्क्स हैं, जबकि 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इन सभी चीजों से हम क्या कर रहे हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हॉट स्पॉट्स जो हैं, दीज आर द रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटेंड रिजर्वोयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। देयर आर 34 हॉट स्पॉट्स इन इंडिया, टोटल 34 हॉट स्पॉट्स हैं इंडिया में। एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती हैं, उसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, उन्हें बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। सेक्रेट ग्रुप, दीज आर द ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन इट वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। इन्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। फिर है इन सीटू और एक्स सीटू में क्या क्या डिफरेंस है। इन सीटू में कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब ऑन साइट जहां पर है वहीं उनको बचाया जाएगा, वहीं इक्विपमेंट्स के थ्रू उनको हेल्प करी जाएगी।
ऑफर्स ग्रेटर मोबिलिटी, मान लीजिए कि पूरे के पूरे जंगल को ही आपने क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, तो एनिमल उसमें पूरे के एरिया के अंदर घूम सकता है, तो उनकी मोबिलिटी खूब होती है। नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कल्चरल लैंडस्केप्स हैं, ये क्या है अपने पास, इन सीटू है, ऑन साइट है, ठीक है, वहीं की वहीं। जबकि एक्स सीटू की बात करता हूँ, ऑफ साइट की बात करता हूँ, तो कंजर्वेशन इन एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड, जू हम बनाते हैं आर्टिफिशियल, उनमें प्लांट्स लगाते हैं अपन, नेचुरल प्लांट्स होते हैं, लेकिन एरिया तो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है ना। तो कंजर्वेशन इन एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट आउटसाइड देयर हैबिटेट। फिर है प्रोवाइड्स लेस मोबिलिटी, जू ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, शेर को भी उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर घूमना पड़ेगा। फिर है इसके एग्जांपल जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, टिश्यू कल्चर, प्रोपोगेशन, सीड बैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इंडियन राइनोसिरोस इज ए नेचुरल इनहेबिटेशन ऑफ आसाम। वन महोत्सव इज ए फेस्टिव ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन ओपन एरिया, वन महोत्सव बनाया जाता है ताकि हम खूब ट्रीज क्या कर सकें, प्लांट कर सकें। हॉट स्पॉट्स हैव हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज एज वेल एज स्पीसीज रिचनेस, हॉट स्पॉट्स बहुत वाइड एरिया होता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा स्पीसीज रिचनेस देखने के लिए मिलती है, एंडेमिक स्पीसीज भी वहां बहुत मिलती हैं। एंडेमिक स्पीसीज कन्फाइंड टू सर्टेन बायोडाइवर्सिटी रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, यही हमने पहले बताया था। फिर है इंटरनेशनल एफर्ट की पूरी दुनिया मिलकर के क्या कर रही है, तो इसके अंदर सबसे पहला है अर्थ समिट किया गया, जैसे अभी देश के अंदर G20 होने वाला है, ऐसे ही अर्थ समिट लगाया गया रियो डी जेनेरियो में 1992 में। 3 ऑब्जेक्टिव रखे गए कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इतना भी यूज नहीं करना है कि बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाए, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स इन द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जितनी भी चीजें हैं उनको अपन क्या करेंगे, शेयर करके यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड समिट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो कि अपने पास में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया। इसकी हम बात करते हैं, इसके अंदर 190 कंट्रीज ने प्लेज ली कि ये करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचाएंगे एट ए ग्लोबल रीजन और लोकल लेवल के ऊपर, दोनों के अंदर, ठीक है। तो पहला था अपने पास अर्थ समिट, सेकंड अपने पास में वर्ल्ड समिट, इसके भी आप टाइम याद रखेंगे 2002 में किया गया, इसमें टोटल 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। रिड्यूस द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के ऊपर इन्होंने इसके ऊपर सबमिट किया कि लॉस को हमें। अब हम बात करेंगे पॉल्यूशंस के बारे में कि कितने टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं, किस तरीके से पॉल्यूशन इफेक्ट डालते हैं बायोडाइवर्सिटी पे, उनके क्या इफेक्ट होता है और क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले पॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की, फिर हम देखेंगे कि नॉइज पॉल्यूशन यानी कि आवाज के कारण होने वाला, फिर हम बात करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन, वाटर के अंदर किस तरीके से पॉल्यूशन किया जा सकता है, फिर है एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स, जितने भी अपन एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल्स यूज करते हैं उनके क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, उनकी वजह से क्या क्या लॉसेस हमको देखने के लिए मिलेंगे। फिर है सॉलिड वेस्ट, जितने भी सॉलिड हैं उनका वेस्ट मटेरियल कैसे खत्म किया जाता है, उनका क्या उपयोग है, तो उनको कैसे काम में लिया जाता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं या रेडिएशंस निकलती हैं, उनको कैसे डिस्पोज किया जाता है एनवायरनमेंट में। फिर बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि कई गैसेस की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं। फिर बात आती है ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर की, जो भी ओजोन लेयर है जो जहां से यूवी रेडिएशंस नहीं आ पाती हैं, जिनकी वजह से हम बच रहे हैं, वो जहां पर खत्म हो रही हैं, तो उसका क्या क्या रीजन है, उसे हम कैसे बचा सकते हैं। फिर बात आती है डिग्रेडेशन बाय द इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, जितने भी रिसोर्सेज हमें नेचर से अवेलेबल है उनको हम ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से वो डिग्रेड हो रहे हैं, तो उनको हम कैसे बचाएं। डिफोरेस्टेशन, जितने भी हम फॉरेस्ट कटिंग्स कर रहे हैं। फिर बात करेंगे हम कुछ केस स्टडीज के बारे में कि कैसे लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके चीजों को बदला है, चीजों में बदलाव लाए हैं। सबसे पहले बात आती है पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन के अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। बात करें हम एयर की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आप ये जानते हैं कि पैथोजेंस वगैरह जितने भी होंगे उसकी वजह से बायोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहा है पॉल्यूशन में। केमिकल्स की मैं बात करता हूं तो गैसेस वगैरह हैं, उनके जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनब्रंट हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं व्हीकल से जो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाते हैं। एटमॉस्फेयर में कार्बन का अमाउंट बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर बात करते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल डेब्रीज जितनी भी हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इन सभी चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। ये लैंड में भी पॉल्यूशन कर सकते हैं, एयर में भी कर सकते हैं और वाटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एनी अनडिजायरेबल चेंज, जिसे आप डिजायर नहीं कर सकते हैं, ऐसा चेंज इधर इन फिजिकल,
chemical aspect or biological aspect of the air, land and water that will be included in the pollution. Any physical, chemical or biotic component, agent or non-living substance that are responsible to bring about an undesirable change in the environment is called as pollutant. जिसकी भी वजह से फिजिकल चेंज आ रहा है, बायोलॉजिकल चेंज आ रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल हीट, नॉइज, SO2 एटसेट्रा, ये सभी क्या है? पॉल्यूटेंट है. नॉइज है, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन. जितनी भी SO2 है, गैसेज निकलती हैं, उनकी वजह से हो रहा है. जितनी हीट निकल रही है, तो ये सभी क्या है? अपने पास पॉल्यूटेंट्स हैं. नेक्स्ट बात आती है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कब दिया गया? 1986, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट. जो भी अपना एनवायरमेंट है उसके लिए एक एक्ट पास करवाया गया जिसे बोलते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986, जो किसकी अपने पास में बचाएगा? किसको बचाने के लिए है? एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए है. फिर सबसे पहले आता है अपने पास में एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन में हम देखेंगे कि एयर की क्वालिटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. एयर की क्वालिटी के अंदर चेंजेस आने की वजह से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है या प्लांट पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, उसको हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले अपने पास एयर पोल्यूशन, इसमें भी हम यही बात इंक्लूड करेंगे, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टेट ऑफ द एयर. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम इसके हार्म्स को देख लेते हैं सबसे पहले कि इसकी वजह से क्या क्या हार्म है. इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर अनहेल्दी एयर को इनहेल करेंगे तो उसकी वजह से वो क्या होंगे? बीमार पड़ जाएंगे. अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, अफेक्ट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, जितने भी अपने सांस लेने में उपयोग होने वाले ट्रैकिया है. उसके बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, टर्सरी ब्रोंकाई है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है. आप इनको कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? लंग स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, उसको क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है. जितने भी क्रॉप्स की यील्ड है उनको ये खराब कर रहा है. इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू आवर लंग्स, लंग्स को भी ये खराब कर रहा है. फिर बात आती है कि कंट्रोल ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, ये हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम देखते हैं कॉज. इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं. सबसे पहले कॉज में कह रहा है हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स. ये जितनी भी हार्मफुल गैसेज हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है. पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि स्मोक स्टेक्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, स्मेल्टर्स हैं और अदर इंडस्ट्रीज की वजह से जितने भी अपने पास में पार्टिकुलेट मैटर जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं वो बॉडी को क्या कर रहे हैं? हार्म कर रहे हैं. फिर बात आती है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं. तो हम जितने भी ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको बाहर निकाल दें. यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, ऐसा पेट्रोल और डीजल यूज करें जिसके अंदर क्या कम हो? अपने पास सल्फर और कम हो. एप्लीकेशन ऑफ पॉल्यूशन व्हीकल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स के लिए एप्लीकेशन नॉर्म्स बनाए जाएं कि इतना ऐसा व्हीकल यूज कर सकते हो, ऐसा पेट्रोल उसमें यूज कर सकते हो जिसमें इतना % सल्फर हो, लेड कितना हो या नहीं होना चाहिए. इसके अलावा कैटालाइटिक कन्वर्टर्स आर फिटेड इन द व्हीकल्स. तो व्हीकल से जो भी अपने पास में CO2 वगैरह, जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन जो बाहर आ रहे हैं उनके लिए कैटालाइटिक कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं जो उनको ब्रंट कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देंगे. तो सबसे पहले ये बताया कि इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से जितनी भी क्रॉप्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, लंग्स को इफेक्ट कर रहा है. इससे बचा कैसे जा सकता है कि जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, ज्यादा भाई नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी उससे क्या होगा? फीचर्स उनमें अच्छे होंगे तो पुराने व्हीकल्स को आउट कर दिया जाए. ऐसा पेट्रोल और डीजल यूज किया जाए जिसके अंदर सल्फर कम हो. एप्लीकेशन ऑफ पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स के लिए कुछ एप्लीकेशंस बनाए जाए, नॉर्म्स बनाए जाए. इसके अलावा कैटालाइटिक कन्वर्टर्स लगाए जाएं व्हीकल्स में जो कि उनको क्या कर सकें? बर्न कर सकें, उनको क्या कर सकें? अच्छे से यूज कर सकें, पूरे तरीके से जला सकें पेट्रोल डीजल को. फिर बात आती थी कि कौन कौन से इसके कॉजेज हो सकते हैं. तो जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि अनबर्न्ड है, उसकी वजह से ये हार्मफुल गैसेज हैं और ये क्या कर रहे हैं? नेचर को खराब कर रहे हैं, उनमें पॉल्यूशन कर रहे हैं. पार्टिकुलेट मैटर जितने भी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, स्मोक स्टेक्स हैं, उनसे जितने भी बाहर निकलते हैं इंडस्ट्रीज से, वो भी क्या कर रहे हैं? एयर की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं. दो तरीके से हम पार्टिकुलेट मैटर को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रबर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से. तो हम आगे देखते हैं इसका डायग्राम. ये है अपने पास में स्क्रबर और ये है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. स्क्रबर में हमने कुछ नहीं किया है, जो भी डर्टी एयर आ रही थी वो यहाँ से बाहर जा रही थी, यहाँ हमने लाइम का स्प्रे कर दिया है. किसका स्प्रे कर दिया है? लाइन का नहीं किया है हमने, यहाँ लाइम का स्प्रे किया है.
ठीक है। लाइम का जब हम स्प्रे कर देंगे तो जो भी पार्टिकुलेट मैटर जाएगा तो वो उससे क्या हो जाएगा अपने पास में, इसके साथ में गीला हो जाएगा और वहां नीचे आकर के वो डेंसिटी के कारण यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम अलग कर लेंगे। तो स्क्रबर के थ्रू जैसे भी अपने पास में SO2 वगैरह गैसेज है उनके लिए ये काम में आता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर हाई एनर्जी के वायर्स लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वायर्स होते हैं, जिनकी वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब नेगेटिवली चार्ज आगे जाएगा तो यहाँ पर क्या लगी है, कलेक्शन प्लेट, जो कि कैसी है अपने पास, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो इसके ऊपर आकर के क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो दो तरीके हैं, स्क्रबर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। स्क्रबर में हम लाइम को छिड़क देते हैं, वो वाटर लाइम को छिड़क देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी गैसेस जाएंगी वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, वेट होकर के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। इसमें हम नेगेटिवली चार्ज वायर रखते हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकुलेट मेटल बाहर आ रहा है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और नेगेटिवली चार्ज को पकड़ने के लिए आगे हम क्या लगा देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स, तो वो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और बाहर कैसी एयर आ जाएगी, दोनों साइड से क्लीन एयर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दो चीजें थी, स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक SO2 एग्जॉस्ट पास थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। ठीक है। Electrostatic precipitator can remove 99% of particulate matter from the exhaust of the thermal power plant। तो कितनी काम की चीज है कि 99% पार्टिकुलेट मैटर को ये क्या कर सकती है, हटा सकती है। फिर बात आती है कि सबसे CNG को यूज कर सकते हैं हम डीजल और पेट्रोल की जगह। क्यों? CNG बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली। जो CNG है वो अच्छी तरीके से जल जाती है, अच्छी तरीके से यूज हो जाती है व्हीकल्स में। अ वेरी लिटिल ऑफ इट इज लेफ्ट अनबर्न्ड, बहुत ही कम होता है जो कि अनबर्न्ड रह जाता है। ऑलमोस्ट जितनी भी CNG है वो सारी की सारी बर्न हो जाती है। CNG चीपर देन पेट्रोल और डीजल, सस्ती होती है CNG, इसीलिए आपने देखा होगा CNG के ऑटो, CNG के बसेज यूज करते हैं हम, उनका जो पॉल्यूशन है वो भी कम है क्योंकि पूरी तरीके से बर्न हो रही है। कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ बाय थीव्स एंड एडल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल और डीजल, उसको चोरी नहीं किया जा सकता है। गैस को आप जल्दी से अल्टर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल में आपने कुछ मिला करके उसका अमाउंट बढ़ा दिया है, गैस के अंदर तो आपको गैस ही बढ़ाना पड़ेगा जिससे उसका अमाउंट बढ़ेगा। थीव्स उसको चोरी नहीं कर सकते हैं इतनी जल्दी, गैसेस को ले जाना इतना आसान नहीं है, उन्हें हाई प्रेशर के ऊपर दूसरी चीज के अंदर शिफ्ट किया जाता है। तो CNG बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली, CNG जल्दी जल जाती है, और वेरी लिटिल ऑफ इट इज लेफ्ट अनबर्न्ड, बहुत ही कम होती है जो अनबर्न्ड बच जाती है, चीपर होती है, सस्ती होती है, और उसको चोरी नहीं किया जा सकता है, उसका एडल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि CNG को यूज करना डीजल और पेट्रोल पर ज्यादा उचित है। नेक्स्ट आता है अपने पास, लाइकेन्स इज एन इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। लाइकेन, ठीक है, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन होता है अपने पास में एल्गी प्लस फंजाई। एल्गी प्लस फंजाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो लाइकेन होता है, जो कि किस पे ग्रो करती है, प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती है। किस पे ग्रो करेगी, प्लांट्स पे ग्रो करेगी। ऐसे एरियाज जहां पर लाइकेन्स मिल रहे हैं, लाइकेन्स मिल रहे हैं मतलब वो पॉल्यूटेड नहीं है। ठीक है, जहां नहीं मिल रहे हैं वो पॉल्यूटेड है। तो लाइकेन इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ SO2 pollution. According to the Central Pollution Control Board CPCB, particulate size 2.5 micrometer और लेस इन डायमीटर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। हम ऐसे सोचते हैं 2 to 2.5 माइक्रोमीटर और लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर का पार्टिकुलेट मैटर भी हमें क्या करता है, अफेक्ट करता है, हमारी चीजों को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। पहला था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अब है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कम्स इनटू द फोर्स इन 1981 बट वाज अमेंडेड इन 1987। 1981 में बनाया गया, लेकिन अमेंड कब हुआ उसका, 1987 में। और इसमें ये इंक्लूड किया गया कि नॉइज क्या है, एक एयर पॉल्यूटेंट है, नॉइज से भी एयर की क्वालिटी खराब होती है। आई बात समझ में? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, और उसका अमेंडमेंट हुआ कि उसमें नॉइज पोल्यूशन भी इंक्लूड किया गया। तो कब किया गया, 1987 यानी 1987 में। फिर नेक्स्ट अपने पास में मास इमिशन स्टैंडर्ड इन इंडिया की व्हीकल्स के लिए नॉर्म्स बनाए गए। तो वो अभी कौन से नॉर्म्स चल रहे हैं, भारत स्टेज 4 नॉर्म्स चल रहे हैं सभी के लिए। और अप्रैल 2017 के बाद में इनको, इनके क्राइटेरिया में जो जो व्हीकल्स आएंगे उन्हीं को ही हम रन करने देंगे सड़कों पे, अदरवाइज उनको हटा दिया जाएगा। फिर बात आती है कि कैटालाइटिक कन्वर्टर्स जो है, कैटालाइटिक कन्वर्टर एग्जॉस्ट इमिशन कंट्रोल डिवाइस होती है, जितना भी इमिशन आ रहा है व्हीकल से उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसमें एक्सपेंसिव मेटल्स यूज होते हैं,
platinum, palladium, rhodium, etc. Vehicles should use unleaded petrol as the lead in the petrol inactivates the catalyst. जो भी अपने पास में कैटालिटिक कन्वर्टर अगर आपने अपने व्हीकल में लगाया है तो जो पेट्रोल आपको यूज करना है वो अनलीडेड होना चाहिए, क्योंकि लेड जो होता है वो जो लेड है वो क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा किसको, कैटलिस्ट को, जो उसका कन्वर्जन करवाएगा. रिड्यूसेस टॉक्सिक गैसेज एंड पॉल्यूटेंट्स बाय द रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन करवा करके क्या करता है, पॉल्यूटेंट को कम कर देता है. अनब्रंट हाइड्रोकार्बन को ब्रंट हाइड्रोकार्बन में यानी CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर दिया है. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2 नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैसेस में कन्वर्ट कर देता है. कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करेगा, CO2 में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, तो कैटालाइटिक कन्वर्टर्स हैं. कैटालाइटिक कन्वर्टर्स में क्या यूज होते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम जैसे एक्सपेंसिव मेटल्स यूज होते हैं. ऐसे व्हीकल के अंदर क्या प्रिकॉशन डालनी पड़ेगी कि लेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कैटालिस्ट क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे. इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा जितने भी अनब्रंट हाइड्रोकार्बन हैं वो ब्रंट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस में यानी N2 में कन्वर्ट हो जाएगी. फिर है नॉइज पोल्यूशन, अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड. नॉइज पोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो नॉइज पोल्यूशन की वजह से अपने पास में क्या क्या है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, परमानेंट डैमेज हो सकता है कानों के ईयर ड्रम को. ठीक है, डिसलोकेट्स ईयर ऑसिकल्स, कानों की हड्डियां जो तीन होती है अपने पास में, सबसे पहली होती है अपने पास मेलियस, सेकंड होती है इनकस और थर्ड होती है स्टेप्स. ये कानों में तीन हड्डियां पाई जाती है, इनको डैमेज कर सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है. कंट्रोल यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल और बाय मफलिंग नॉइज. हमें साउंड एब्जॉर्वर्स को यूज करना चाहिए ताकि जो एक्सेसिव साउंड है वो बाहर मार्केट में नहीं जाए. रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड क्रैकर्स. जो लाउड स्पीकर जो लोग बजाते हैं उनके एक पर्टिकुलर डेसिबल में अमाउंट होने चाहिए कि इसी लेवल तक का आप बजा सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं बजा सकते हैं. क्रैकर्स, ज्यादा भारी पटाखे नहीं बजाने हैं. डिलिमिटेशंस ऑफ हॉर्न फ्री जोन्स अराउंड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स. ऐसे एरियाज जहां पर छोटे बच्चे रहते हैं जिन पे इफेक्ट जल्दी पड़ सकता है, या मरीज हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, तो उन लोगों के लिए वहां उस एरिया के अंदर जो या तो उनको साउंड फ्री जोन घोषित कर देना चाहिए, वहां पर बिल्कुल भी साउंड नहीं बजाया जाएगा. यूज ऑफ कॉटन प्लग्स और ईयर मॉप्स इन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर. ऐसे एरिया में जो काम करते हैं लाइक इंडस्ट्रीज, ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज हैं जहां पर पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो वहां पर ये ऐसे चीजों का यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा साउंड उनके कान के अंदर नहीं जा पाए. फिर सेकंड आता है अपने पास में वाटर पॉल्यूशन. तो सेम बात करेंगे, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर resulting in water unfit for human use and growth and development of aquatic organism is termed as water pollution. कि वाटर के अंदर भी अगर फिजिकल, ठीक है, सेकंड है अपने पास केमिकल और बायोलॉजिकल लेवल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूशन कहेंगे. ड्यू टू सच एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड द पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर, एस्चुरीज एंड ओशियंस आर बिकमिंग पॉल्यूटेड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सभी की सभी चीजें जहां पानी पाया जाता है उनके अंदर हम अलग अलग केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, अलग अलग गैसेज रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी पूरे दुनिया में पॉल्यूट हो रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इन 1974 टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज. तो सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था 1986. उसके बाद अपने पास में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो कितने में था 1981. उसमें नॉइज को कब अमेंड किया गया 1987. फिर बात करते हैं वाटर कंट्रोल एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को कब लाया गया अपने पास 1974 में. डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से. डोमेस्टिक सीवेज के अंदर क्या क्या आएगा अपने पास में, घरों से निकलने वाला जितना भी कचरा है पानी के द्वारा निकलता है वो सभी आएगा. और इंडस्ट्रीज से क्या, इट कंटेन्स ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंट डिटर्जेंट्स. ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, इसके अलावा कंपनी से निकलने वाले जितने भी केमिकल्स हैं वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे. जितने भी अपने पास में हीट वाली चीजें हैं, गर्म चीजें जो आप पानी के अंदर रिलीज कर देते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज है. घर से निकलने वाला जितना भी कचरा है. कंपोजिशन ऑफ वाटर वेस्ट वाटर. कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर, पानी के अंदर अगर 0.1% इम्प्यूरिटीज भी हैं तो वो क्या करेंगी, आपको अफेक्ट करेंगी. सस्पेंडेड सॉलिड्स एग्जांपल सैंड, सिल्ट, क्ले, ऐसी चीजें जो ऐसे सॉलिड चीजें अगर पानी के अंदर मिलती हैं तो वो पानी को क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं. कोलोइडल मटेरियल, फीकल मैटर नहीं है, बैक्टीरियाज हैं, क्लोथ है, पेपर फाइबर्स हैं, ये सभी चीजें. डिजोल्व मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, इन सभी चीजों की वजह से डैमेज हो रहा है. 99.9% वाटर अमर्ज
A mere 0.1% impurity makes domestic sewage unfit for human use. अगर 0.1% impurity भी है अगर पानी के अंदर, तो वो अनफिट है हमारे यूज के लिए, ह्यूमन यूज के लिए वो क्या है, एकदम अनफिट है। उसके अंदर डिजोल्व मटेरियल्स हो सकते हैं जिससे वो उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से हो सकती है, इम्प्यूरिटीज हो सकती हैं। Domestic sewage primarily contains biodegradable organic matter which radially decomposes by bacteria and other microorganisms which can multiply using these organic substances as substrate and hence utilize some of the components of सीवेज। तो ये कहना चाहता है कि जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसके अंदर जो मेजर पोर्शन होता है वो किसका होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का होता है, जो कि उसके अंदर रहने वाले जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो उसको यूज करके उसमें ग्रोथ करके उसको खत्म कर सकते हैं। Wastewater from the industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction and processing, chemical manufacturing often contain toxic substances, notably heavy metals. Heavy metals की जिसकी डेंसिटी क्या हो, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से क्या हो, ज्यादा हो, सच एज मर्करी, कैडमियम, कॉपर, लेड एंड ए वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वेस्ट वाटर इसके अंदर क्या क्या मिल सकता है ये इन्होंने बताया है। फिर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम क्या यूज करेंगे। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम ये देखेंगे कि किसी भी वाटर बॉडी के अंदर कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है। क्यों होगी ऑक्सीजन की डिमांड, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर आ रहा है उसको डिग्रेड करने के लिए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करके उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स ऑक्सीजन यूज करेंगे। तो किसी भी वाटर बॉडी में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है, वेस्ट के अंदर, उतने ज्यादा माइक्रोब्स ऑक्सीजन को यूज करेंगे उसको डिग्रेड करने के लिए। तो उसके अंदर उतना ज्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस वाटर बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर कैन बी एस्टिमेट बाय मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतने ज्यादा माइक्रोब्स चाहिएंगे, उतने ज्यादा माइक्रोब्स क्या करेंगे, उसको डैमेज, उसको डिग्रेड करेंगे। डिग्रेड करने के लिए उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उस एरिया की उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिजोल्व तो उन्होंने यूज कर ली क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। The relation between the BOD microorganism and the amount of biodegradable matter is shown where there is discharge of sewage into the river। आगे हम देखेंगे microorganism involved in biodegradation of organic matter in the receiving water body consume a lot of oxygen and as a result there is a sharp decline in dissolved oxygen downstream from the point of sewage discharge. This causes mortality of fish and other aquatic creatures। ये दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए इधर तो अपने पास में कंसंट्रेशन और इधर है अपने पास में बीओडी, ये बीओडी का ग्राफ है और ये डिजोल्व ऑक्सीजन का ग्राफ है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आप कि इनिशियली जो है बीओडी, जो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा है, उसके बाद डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया और उसके बाद दोबारा से डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ गया। क्या हुआ कि जैसे ही आपने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर वाला क्या डाला, वेस्ट डाला। ऑर्गेनिक मैटर का वेस्ट जब आप डालेंगे, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है कि ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है, वाटर बॉडी के अंदर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, वाटर बॉडी में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतने ज्यादा माइक्रो चाहिएंगे उसको डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, उतने ज्यादा अगर माइक्रोब्स चाहिएंगे तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो हमने कहा कि जो इफ्लुएंट आया है, जो इफ्लुएंट आया है, तो इनिशियली डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, इनिशियली जो है अपने पास में बीओडी क्या है, बीओडी क्या है, बहुत कम है, मतलब कि डिजोल्व ऑक्सीजन खूब है। बीओडी क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड है कि और ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन इनिशियली जब आपने वेस्ट रिलीज किया है, जब आपने रिलीज किया है तब बीओडी ज्यादा नहीं है क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन खूब पड़ी है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए तो वो यूज कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ है आपके पास में, बीओडी का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया, कि जैसे ही आपने वेस्ट डाला, जैसे ही आपने वेस्ट रिलीज किया, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर वेस्ट रिलीज किया
तो इनिशियली उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना अवेलेबल था, लेकिन टाइम के साथ में ऑर्गेनिक मैटर उसमें बढ़ गया, जैसे वेस्ट गया। तो वेस्ट क्या है, तो क्या हुआ, जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको क्या चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो बीओडी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे ही डिग्रेड कर दिया, जैसे ही डिकम्पोज कर दिया, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। इनिशियली डिजोल्ड ऑक्सीजन खूब था, जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर आया, ऑर्गेनिक मैटर आएगा तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन चाहिएगी, तो ऑक्सीजन, डिजोल्ड ऑक्सीजन खत्म करेंगे, तो डिजोल्ड ऑक्सीजन खत्म हुई। जैसे ही डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया, अब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अब डिजोल्ड ऑक्सीजन दोबारा से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जब आप इफ्लुएंट्स को रिलीज करेंगे, डोमेस्टिक सीवेज को, ऑर्गेनिक मैटर को रिलीज करेंगे, तो इनिशियली उसकी बीओडी क्या है, मिनिमम है। लेकिन जैसे ही रिलीज कर देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी एक्टिविटी शो करेंगे, उसके कारण बीओडी का अमाउंट बढ़ जाएगा, उनको ऑक्सीजन चाहिए भैया। अब जैसे ही डिग्रेडेशन हो गया, वैसे ही उनको दोबारा उतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो इनिशियली बीओडी मिनिमम, उसके बाद बीओडी बहुत बढ़ेगी, डिग्रेडेशन होगा, जैसे ही डिग्रेडेशन हो जाएगा फिर बीओडी कम हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली डिजोल्व ऑक्सीजन खूब है, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जैसे ही अपने पास में डिकम्पोजिशन कंप्लीट होगा, दोबारा से डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। तो ये बताया गया है। इनिशियली फिश किल्स एंड डिसअपियर ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, रीअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर एंड ऑर्गेनिज्म। जैसे ही आपने वेस्ट रिलीज किया वाटर बॉडी के अंदर, तो वाटर बॉडी के अंदर वेस्ट आ गया, ऑर्गेनिक मैटर आ गया, तो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जितनी भी डिजोल्व ऑक्सीजन थी उसको क्या कर ली, यूज कर ली। अब जितनी भी डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको यूज कर लेंगे, तो रहने वाली फिशेज क्या हो जाएंगी, वह मर जाएगी। या रहने वाली जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है जो वहां रह रहे हैं, उनके पास में गैसेज नहीं है, तो वो खत्म हो जाएंगी। और जैसे ही दोबारा टाइम के साथ डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ेगी, दोबारा से नए ऑर्गेनिजम्स बनने लग जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है बायो, बायो का मतलब होता है लिविंग से, और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा करना। बायो का किससे मतलब है अपने पास, लिविंग से, और मैग्नीफाई करना यानी कि किसी चीज का बढ़ावा करना। तो जैसे जैसे अपने पास में ट्रॉफिक लेवल के ऊपर बढ़ता है, कह रहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसा कहना चाहता है ये। जैसे हमने बात करी थी कि ट्रॉफिक लेवल की बात करी थी हमने, ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल की क्या बात करी थी कि फूड चेन में किसी की भी प्लेस को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे इनिशियली क्या होते हैं अपने पास, प्लांट्स है, उसके बाद क्या है, हर्बीवोर्स है, उसके बाद क्या है, कंज्यूमर्स है। तो जैसे जैसे एक ने टॉक्सिक सब्सटेंस खाया, वो दूसरे में जाएगा, दूसरे ने खाया वो तीसरे में जाएगा, लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी हर लेवल पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये क्या है, ट्रॉफिक लेवल है। ये क्या है अपने पास, ट्रॉफिक लेवल है। ऐसे ही वाटर बॉडी में मिलेगा जू प्लैंकटन, ठीक है, उसके बाद स्मॉल फिशेज, उसके बाद लार्ज फिशेज, उसके बाद में फिश ईटिंग बर्ड्स। तो अपने पास पानी में क्या मिलते हैं, जू प्लैंकटन, उसके बाद स्मॉल फिश, उसके बाद लार्ज फिश, और लास्ट में फिश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है। तो हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर अगर एक ने टॉक्सिक सब्सटेंस खाया है, तो हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो टॉक्सिसिटी का बढ़ना हर एक ट्रॉफिक लेवल पर क्या कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। एक्यूमुलेशन इन ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल एज टॉक्सिकेंट्स कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रिएटेड लीड्स टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट इन एक्वेटिक फूड चेन। तो देखो एक्वेटिक फूड चेन के अंदर उसका क्या हो जाता है, बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है। तो इसके अंदर दे रखा है कि डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन दिखा रखा है अपने पास में। डीडीटी क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन होता है अपने पास डीडीटी, जो कि एक टॉक्सिकेंट है। सबसे पहले पानी के अंदर उसका अमाउंट है 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी क्या होगा, पार्ट्स पर बिलियन, और पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होगा।
तो हमने कहा कि पानी के अंदर सबसे पहले डीडीटी का अमाउंट 0.003 पार्ट्स पर बिलियन था, जू प्लैंकटन में 0.04 पार्ट्स पर मिलियन हो गया, स्मॉल फिशेज में 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, लार्ज फिशेज के अंदर 2, और उसके बाद फिश ईटिंग बर्ड्स में 25 पार्ट्स पर मिलियन हो गया। तो सबसे पहले वाटर बॉडी, उसके बाद जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश और फिश ईटिंग बर्ड्स। जो बर्ड्स होते हैं ना, वो गाना सुना होगा, ठीक है, उसमें वो आता है, उठाता है और फिश को ले जाता है। तो पीपीबी होता है पार्ट्स पर बिलियन, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे, ए को बी ने खाया, बी को सी ने खाया, सी को डी ने खाया, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर क्या होगा, जो टॉक्सिकेंट का जो लेवल है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स, क्या करेगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बर्ड्स में हटाएगा, विच कॉजेज थिनिंग ऑफ एगशेल्स, देयर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग, इवेंचुअली कॉजिंग डेक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। तो 0.003 पार्ट्स पर बिलियन से शुरू हुआ था और 25 पार्ट्स पर मिलियन तक गया, किसके अंदर गया, फिश ईटिंग बर्ड्स में, ठीक है। तो उसके अंदर कहां से कहां तक चला गया, यहां से यहां तक चला गया। तो अब इन बर्ड्स के अंदर इसके टॉक्सिकेंट का क्या इफेक्ट होता है, इनके जो एग होंगे, उनकी जो शेल होगी, कवरिंग होगी, उनको क्या कर देगा, थिनिंग कर देगा, ठीक है। अगर उनकी थिनिंग हो जाएगी तो वो जल्दी टूट जाएंगे, अर्ली ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, डिक्लाइन होगी। अरे आई बात समझ में। तो जैसे जैसे अपने हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर टॉक्सिकेंट का लेवल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, जिसके कारण हर एनिमल के अंदर उसकी पॉपुलेशन के ऊपर डिक्लाइन इफेक्ट पड़ता है। तो ये था बायोमैग्निफिकेशन। फिर है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब ऐसे है, किसी भी वाटर बॉडी की न्यूट्रिशनल क्वालिटी समय के साथ में क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि उसके अंदर जो प्लैंक्टोनिक ग्रोथ है या जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो उसके अंदर होती जाएगी, क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सीवेज, एग्रीकल्चरल वेस्ट और फर्टिलाइजेशन को हमने किस में किया, वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया। जितना भी सीवेज था, जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्ट था, सबको हमने कहाँ डाल दिया, किसी वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया। न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर कॉजेज डेंस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड प्लांक्टन, ठीक है। तो जितना भी हमने वेस्ट डाला है, सीवेज वेस्ट डाला है, किसके अंदर डाला है, वाटर बॉडी में डाला है, तो वहां उसकी वजह से क्या होगा, उनमें न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक वेस्ट है मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है। भाई आपने जो वेस्ट डाला है, जो भी वेस्ट डाला है उसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। और जिस वाटर बॉडी में डाला है उस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, उसकी वजह से क्या होंगे, प्लैंक्टोनिक ग्रोथ होगी, एल्गी की ग्रोथ होगी उसके अंदर, ठीक है। एल्गल ब्लूम टर्म फॉर द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कोई वाटर बॉडी थी जो क्लीन थी, साफ सुथरी वाटर बॉडी थी, इसके अंदर आपने क्या रिलीज किया, कोई भी वेस्ट रिलीज किया, ठीक है। वेस्ट क्या रिच है, न्यूट्रिएंट रिच है। जो भी वेस्ट है वो क्या रिच है, वो न्यूट्रिएंट रिच है। तो न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट जब आएगा तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मिल गए, न्यूट्रिएंट्स मिल गए तो पूरे के ऊपर किसकी ग्रोथ हो जाएगी, एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी। इसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गी ब्लूम यानी खिलना, एल्गी यानी कि प्लांट की बात चल रही है, ठीक है। तो पूरी वाटर बॉडी के ऊपर ग्रीन ग्रीन दिखेगा, जिसको आप बोलते हो कि काई जम गई है पूरी के ऊपर, आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ग्रीन 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 दिखेगा पूरी पे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, अपने पास में इम्पार्ट्स डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडी, पूरा ग्रीन दिखेगा, पूरी वाटर बॉडी ग्रीन दिखेगी, ऐसा लगेगा इसके नीचे कुछ नहीं है जबकि उसके नीचे पानी भरा हुआ रहता है। कट ऑफ लाइट फ्रॉम सबमर्ज्ड प्लांट कॉजेज डेथ। अब पूरे के ऊपर क्या आ गई, अपने पास में काई जम गई पूरे के एरिया के ऊपर, ठीक है। एल्गी आ गई है पूरे के ऊपर। अब एल्गी आने की वजह से जो प्लांट से जो सनलाइट आ रही थी, जो नीचे के प्लांट है सबमर्ज्ड, जो कि मर्ज है पानी के अंदर, उन तक वो सनलाइट नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण क्या होगा, सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और वो भी मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट इनसाइड वाटर भी डैमेज हो जाएगा, सारे जो भी ऑक्सीजन है वो यूज कर लेगी। ऑर्गेनिक लीडिंग लोडिंग ऑफ द वाटर रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, जिसकी वजह से जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यूट्रोफिकेशन क्या है, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर क्या हो जाना,
एल्गल ब्लूम का बन जाना, या फिर मैं कह सकता हूँ उसके सरफेस के ऊपर एल्गी का आ जाना, जिसके कारण वो जो वाटर बॉडी है उसके अंदर कई इफेक्ट्स मिलते हैं। तो कह रहा है सीवेज, एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर को आपने, जितना भी वेस्ट था उसको आपने किसी वाटर बॉडी में डाल दिया, जिसकी वजह से उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उसकी वजह से पूरे सरफेस पे क्या आ गई, एल्गी आ गई। उसके कारण क्या क्या हुआ है, जो लाइट जाती थी नीचे वो जाना बंद हो गई, उसके कारण जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो गया, उसके कारण एनिमल्स क्या हो गए, जो प्लांट्स हो गए वो डेथ हो गई। और ये कलर भी दे देती है उस वाटर बॉडी को, ग्रीन कलर प्रोवाइड कर देती है। फिर अपने पास में टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल की हम बात करते हैं, एलियन स्पीसीज इन्वेशन जो हमने पढ़ा है वही है। टेरर ऑफ बंगाल वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड आइकोर्निया क्रासिपिस, टेरर ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं। ये यूट्रोफिकेशन का एग्जाम्पल है। ये जिस एरिया में आ जाएगा वहां बाकी चीजों को ग्रो नहीं होने देगा। दीज प्लांट्स which were introduced into India for their lovely flowers have caused havoc by their excessive growth and causing blocks in our waterways। ठीक है, हम इंडिया में इसलिए लाए थे क्योंकि इनके फ्लावर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन इनकी एक्सेसिवली ग्रोथ होने की वजह से बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, और बहुत ज्यादा ग्रो करने की वजह से वाटर बॉडीज को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। दे ग्रो फास्टर देन एबिलिटी टू रिमूव देम, और हम जितनी जल्दी उनको रिमूव करते हैं उससे भी फास्ट वो क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। दे ग्रो अबेंडेंटली इन यूट्रोफिक वाटर बॉडीज। यूट्रोफिक वाटर बॉडीज में क्यों ग्रो करेंगे, क्योंकि यूट्रोफिक वाटर बॉडी मैंने क्या बताई, जिसके अंदर हम सीवेज वेस्ट निकाल रहे हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं, यानी उसके अंदर न्यूट्रिशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक्स ऑफ द वाटर बॉडी, और पूरे के पूरे इकोसिस्टम वाटर बॉडी का जो है उसको वो क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। फिर बात आती है अपने पास में पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम मेंस एक्टिविटी लाइक इन्फ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम्स कैन रेडिकली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस। दिस फिनोमिनन हैज कॉल्ड द कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब है किसी वाटर बॉडी के अंदर बहुत तेजी से न्यूट्रिशन का बढ़ना। ठीक है, बहुत तेजी, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन मतलब किसी, पहले बात थी यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मतलब उसके अंदर हमने क्या डाला, वेस्ट डाला जो कि ऑर्गेनिक रिच था, इससे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ गई, जिसके कारण उसके अंदर एल्गी की ग्रोथ बहुत तेजी से हो गई, जिसके कारण बाकी वाटर बॉडीज की जो भी एनिमल्स और प्लांट्स थे उनकी क्या हो गई, प्रीमेच्योर डेथ हो गई। हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मतलब स्पीडली। तो स्पीडली कब होगा, जो नेचुरली तो धीरे धीरे हम बढ़ता है, नेचुरली न्यूट्रिशन बढ़ता है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ती है, या मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनिक चीजें जो भी वाटर बॉडी में वो बढ़ती हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर मेंस अपने सारे होम जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं हम सारे के सारे उसमें डालने लग जाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। फिर हम बात करते हैं अ केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, जो भी जितना भी वेस्ट वाटर जा रहा है उसको ट्रीट करने के लिए एक प्रक्रिया करी गई, उसको हम पढ़ते हैं। इन द टाउन ऑफ आर्क्टा situated on northern coast of California, an integrated wastewater treatment process was developed with the help of biologists from Humboldt State University। वहाँ के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने और वहाँ के लोगों से मिलकर के, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेस। द क्लीनिंग अकर्स इन टू स्टेज, दो स्टेज। Conventional method involve filtering, sedimentation, and chlorine treatment for removing large organic remain, grit, and microbes. The treated water contained heavy metals and other dangerous pollutant. Innovative approach consists of developing a series of 6 connected marshes over 60 hectares of markland seeded with bacteria, algae, fungi, and plants. The biota absorbs, assimilates, and neutralizes the pollutants. The naturally purified water is then allowed to flow out। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये बताया है यहाँ पर कि इन्होंने क्या बनाया, इस तरीके के 6 मार्सी एरिया इन्होंने क्रिएट किए। कितने हो गए अपने पास में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे मार्सी एरिया, दलदले एरिया क्रिएट किए। मार्सी एरिया कितने एरिया के अंदर, 60 हेक्टेयर्स में। 60 हेक्टेयर्स में इन्होंने, ओवर 60 हेक्टेयर्स में इन्होंने मार्शी एरियाज बनाए, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इन्होंने गंदे पानी को रिलीज किया। किसको रिलीज किया, गंदे पानी को रिलीज किया, वेस्ट को डाला। ठीक है, अब वेस्ट यहां से होता हुआ यहां से जाएगा, पूरे से इससे ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ट्रेवल जब भी करेगा तो इनिशियली सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिल्टरेशन करेंगे, इसके अंदर कोई भी अपने पास में पार्टिकुलेट मैटर है उसको हम सेपरेट कर सकें। उसके बाद में इसका क्या होगा, फिल्ट्रेशन के बाद में इसका क्या होगा,
फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद सेडिमेंटेशन करेंगे। ये जितनी भी चीजें मिट्टी में बैठ जानी है वो बैठ जाएंगी, ठीक है, और साफ जो पानी है ऊपर का वो आगे की तरफ मूव करता जाएगा। क्लोरीन ट्रीटमेंट देंगे इसको, ताकि जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं उनकी डेथ हो जाए, जो पैथोजेंस हैं। फॉर रिमूविंग लार्ज ऑर्गेनिक रिमेन्स, गर्ट एंड माइक्रोब्स, द ट्रीटेड वाटर कंटेन लॉट्स ऑफ हैवी मेटल्स एंड अदर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स। अभी भी जो ट्रीटेड है उसके अंदर क्या क्या है, बहुत सारे क्या है, हैवी मेटल्स हैं और डेंजरस पॉल्यूटेंट्स हैं। इनोवेटिव अप्रोच के अंदर क्या किया था इन्होंने, सीरीज बनाई 6 कनेक्टेड मार्सी ओवर 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्सलैंड सीडेड विथ बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। उसके अंदर क्या क्या उगा दिए, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और प्लांट्स उगा दिए। द बायोटा एब्जॉर्ब्स, एसिमिलेट्स एंड न्यूट्रलाइज द पॉल्यूटेंट। जितने भी ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं उनको। द नेचुरली प्यूरिफाइड वाटर इज देन अलाउड टू फ्लो आउट। अब जो भी यहाँ पर नेचुरली है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या सीड कर दिया इसके अंदर इन्होंने, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, ये इन्होंने इसके अंदर डाल दिए। आई बात समझ में। तो ये इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था जिसके अंदर अपने पास में 60 हेक्टेयर्स के लैंड के अंदर 6 दलदली एरिया बनाए, जिसमें सबसे पहले जो पानी जाएगा उसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह इसके अंदर ग्रो करवा दी, जिसके कारण वो क्या करेंगे, हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर अपने along with the functioning in water treatment, the marshes also constitute a sanctuary where a high level of biodiversity in the form of fishes, other aquatic animals have observed। तो पहले तो ये साफ सफाई में ही काम में आ रहा था, ये जो मार्सी एरिया के अंदर जो ये बनाया गया है, धीरे धीरे इसके अंदर भी क्या हो गई भाई, पानी वाटर बॉडी है, धीरे धीरे इसके अंदर भी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी डेवलप हो गई, बहुत ज्यादा फिशेज वगैरह डेवलप हो गई। तो कह रहा है कि along with the functioning in water treatment में जो इसकी फंक्शनिंग हो रही थी वो, the marshes also constitute sanctuary where a high level of biodiversity in the form of fishes, other aquatic animals have observed। A citizens group called as Friends of Arcta Mars are responsible for the upkeep and safeguarding of this project। तो इसी के लिए वहां के लोगों की हेल्प ली गई थी और एक ग्रुप बना दिया गया था, उसका नाम दिया गया था, फॉर्म दिया गया था फ्रेंड्स ऑफ आर्क्टा मार्स, ठीक है। ये लोगों ने उसको गार्ड करते थे, वो उसको सेफ रखते थे, उसकी हाइजीनिक को मेंटेन करके रखते थे। फिर है इकोलॉजिकल सैनिटेशन फॉर ह्यूमन एक्सक्रेटा, जो भी ह्यूमन एक्सक्रेटा है उसको कैसे हटाया जाए। इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रेटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। पानी का अमाउंट क्या किया जाए, मिनिमम किया जाए, ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स बनाए जाएं। दिस इज ए प्रैक्टिकल, हाइजीनिक, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। By this method, human extra can be recycled into resources as natural fertilizers, which reduces the need for chemical fertilizers. There are working eco-sand toilets in the Kerala and Sri Lanka। इसका यूज करके हम जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसका क्या बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। भाई पानी के अंदर उसको नहीं वेस्ट करना है, जितना भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है उससे हमें क्या बनाना है, फर्टिलाइजर बनाना है। जितना भी अपने पास में ह्यूमन एक्सक्रीटा है उससे क्या बनाना है, फर्टिलाइजर्स बनाने हैं। अगर ह्यूमन एक्सक्रेटा से अगर हम फर्टिलाइजर्स को बनाएंगे तो अपने पास में क्या होगा, जितना भी जो वेस्ट है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, उनका यूज क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या बनाए हैं, इकोसैन, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल टॉयलेट्स बनाए हैं अपने पास में, जो कहाँ बने हैं, केरला और श्रीलंका। तो ज्यादा पढ़े हुए लोग कहाँ हैं, वही उसको यूज कर सकते हैं, तो वो कहाँ है, केरला के अंदर है। और केरला की जस्ट नीचे क्या पड़ता है अपने पास, श्रीलंका देखने के लिए मिलेगा। एग्रोकेमिकल्स और उनके इफेक्ट, जितने भी हम ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी हम केमिकल्स को यूज करते हैं तो केमिकल्स की वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो कह रहा है इन द वेक ऑफ, जागरूकता किसकी, ग्रीन रिवोल्यूशन की, यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड फॉर एनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ग्रीन रिवोल्यूशन को लाने के लिए बहुत से हम ऐसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं जो क्या है, हार्मफुल है। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स आर बीइंग increasingly used. These incidentally are also toxic to non-target organism that are important component of the soil ecosystem। मान लीजिए कि कोई फर्टिलाइजर आपने यूज किया किसी पर्टिकुलर एक पैथोजन को मारने के लिए, लेकिन आपने तो वो सॉइल में छिड़का है, तो सॉइल के अंदर मिलने वाले अदर जो माइक्रोब्स हैं
जो क्या है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए लाभदायक थे, वो भी उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या है अपने पास में नॉन टारगेटेड तरीका है किसी भी पैथोजन को मारने के लिए। The addition of increasing amounts of chemical fertilization can cause eutrophication in aquatic ecosystem। अब chemical fertilization अगर आप डालेंगे इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो उसकी वजह से भी उसका यूट्रोफिकेशन बढ़ता है। The current problem in agriculture are therefore extremely grave। केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी एक तरीका बनाया गया कि जितना भी वेस्ट है, एक जगह का वेस्ट दूसरी जगह काम में लिया जाए, दूसरी जगह का वेस्ट तीसरी जगह काम में लिया जाए। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर ऑफ फार्मिंग वेयर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकल्ड न्यूट्रिएंट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। देखिए एक तरफ से जो वेस्ट आएगा वो दूसरी प्रोसेस में एज ए न्यूट्रिएंट उसको यूज कर सकते हैं। दिस अलाउज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। इसकी वजह से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं चीजों को और उसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर बताया है रमेश चंद्र डागर थे अपने पास में, कहाँ के थे, सोनीपत के थे, हरियाणा के। उन्होंने एक डेवलपमेंट किया इंटीग्रेटेड सिस्टम। ही हैज इंटीग्रेटेड बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर इन ए सस्टेनेबल वेंचर वेयर डिफरेंट कंपोनेंट्स support one another and allow extremely economical and sustainable venture. Dagar has said Haryana Kisan Welfare Club with a membership of some 5,000 members। पहले 5,000 थे, अब उसके अंदर बढ़ गए हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या है, ह्यूमंस का वेस्ट है, तो उसको हम एज ए फर्टिलाइजर प्लांट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो वो प्लांट के लिए फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है। एक जगह का वेस्ट दूसरी जगह के किसकी तरह काम करेगा, न्यूट्रिएंट की तरह काम करेगा। तो उसको प्लांट क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जो देखो इसमें बताया गया कैटल का जो डंग है उससे हम खाद बना सकते हैं, ठीक है। क्रॉप वेस्ट इज यूज्ड टू क्रिएट कंपोस्ट, जितने भी क्रॉप का वेस्ट है उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। बोथ आर यूज्ड टू जनरेट बायोगैस, उससे हम बायोगैस बना सकते हैं। मैन्योर टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्म। हार्वेस्टेड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। फार्म प्रोवाइड सफिशिएंट फॉडर टू कैटल। बीज हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ द क्रॉप प्लांट। क्रॉप्स बीज जितनी भी हैं वो की प्लांट्स की क्या करवा सकती हैं, पॉलिनेशन करवा सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं कैटल का जो डंग है, जो भी गोबर है, गोबर से गोबर गैस बन सकती है, बायोगैस बन सकती है। जो भी डंग है ह्यूमन एक्सक्रिएटा है, कैटल का डंग है, जिससे हम क्या बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ये उसने एक तरीका बताया था अपने पास में कि एक जगह का वेस्ट हम दूसरी जगह के न्यूट्रिएंट की तरह काम में ले सकते हैं। इसके अंदर टोटल ई वेस्ट जो भी बचता है वो जीरो। फिर है सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट है उनको हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला है अपने पास में डंपिंग और लैंडफिल्स। ये ओपन लैंडफिल्स के अंदर उनको हम डंप कर दें, या फिर सैनिटरी लैंडफिल्स बनाएं जिसके अंदर हम उनको डीपली क्या करें, डंप करें। उनको हम जला सकते हैं। सोर्स रिडक्शन यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, बायोगैस एंड मैन्योर, उनको उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। रिकवरी और रिसाइकल हम उसका कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड मटेरियल फॉर्म्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सॉलिड वेस्ट बनता है, हॉस्पिटल का जितना भी वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक जितना भी वेस्ट है, माइनिंग्स में जितना भी वेस्ट है, इंडस्ट्रियल जितना भी वेस्ट है, और म्युनिसिपल जितना भी वेस्ट है। म्युनिसिपल में हम देख सकते हैं वेस्ट फ्रॉम गार्बेज, होम, ऑफिसेज, शॉप, स्ट्रीट, रोड, स्वीपिंग, डिस्कार्ड्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट, स्लजेस फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मार्केट से भी जितना भी वेस्ट आता है वो सब क्या है, म्युनिसिपल है। इंडस्ट्रियल में इफ्लुएंस, स्लजेस, स्क्रैप एंड फ्लैश, ठीक है। माइनिंग के अंदर माइन, डस्ट, रॉक, टेलिंग, स्टैक, स्लैग। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इररिपेरेबल कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। हॉस्पिटल्स में डिसइंफेक्टेंट्स हैं, पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सिरिंजेस हैं, कॉटन, बैंडेज एटसेट्रा। तो ये जितनी भी चीजें हैं किसके अंदर इंक्लूड होती है अपने पास में, सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड होगी। जो कैसे होंगे, फिजिकल पार्टिकल्स होंगे, वो किसी में इंक्लूड करेंगे अपन, सॉलिड में इंक्लूड करेंगे। तो जितने भी सॉलिड वेस्ट है, म्युनिसिपल हो सकता है, हॉस्पिटल्स का हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो सकता है, माइनिंग जितनी भी जगह है वहां पाया जा सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है। ये सभी क्या है अपने पास में, सॉलिड वेस्ट है। जो जितने भी वेस्ट हैं उसको हम टोटल 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकेलेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो बायोलॉजिकली हम खत्म कर सकते हैं माइक्रोब्स वगैरह यूज करके, रिसाइकेलेबल एक बार यूज होने के बाद दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनको बायोलॉजिकली हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं।
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल दैट ब्रेक डाउन नेचुरली विथ एक्सपोजर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हीट एंड ऑक्सीजन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हीट और ऑक्सीजन की मदद से हम जिसको खत्म कर सकते हैं। The biodegradable materials can be put into deep pits in the ground and be left for natural breakdown. Biodegradable को हम खड्डा खोद के, बहुत ही गहरा खड्डा खोद के उसमें डाल सकते हैं और फिर उसको हम बंद कर सकते हैं, धीरे धीरे वो उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। म्युनिसिपल वेस्ट जितना भी है लगभग सॉलिड वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है। ह्यूमन वेस्ट जितना भी है वो बायोडिग्रेडेबल है। मैन्योर्स, खाद, सीवेज है, या फिर अपने पास में स्लॉटर हाउस वेस्ट जितना भी है अपने पास में वो सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। रिसाइक्लेबल की बात करूं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स टू प्रिवेंट वेस्ट। जो रीयूजेबल है वो उसको हम तो रीयूज कर लेंगे ताकि वो वेस्ट में नहीं काउंट होगा। दिस इज डन टू रिड्यूस यूज ऑफ रॉ मटेरियल दैट वुड हैव बीन यूज्ड। भाई कोई रॉ मटेरियल जैसे कि पेज है, जैसे पेड़ काट करके हमने पेज बनाए, तो पेपर बनाए, तो पेपर एक बार यूज हो गया है, अब उसको हम फेंक देंगे तो उसका रॉ मटेरियल तो काम में नहीं लेना, उसी को ही पेज को हम क्या करते हैं, ब्लैक प्रिंट कर देते हैं और उसको दोबारा यूज कर लेते हैं। तो वो क्या किया हमने, उसको रिसाइकल कर लिया ताकि उसका जो रॉ मटेरियल है, जो ट्री था, उससे जो भी मिलने वाली चीजें थी जिससे वो पेपर बना था, उसका दोबारा यूज हमें नहीं करना पड़ा। जितने भी कबाड़ी वालाज हैं अपने पास में, रैक पैकर्स हैं, डू ए ग्रेट जॉब ऑफ सेपरेशन ऑफ द मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग। वो चुक करके ले जाते हैं अलग अलग जो भी काम का होता है उसमें से वो। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल दैट कैन नॉट बी डीकम्पोज ईदर बाय एयर, क्लाइमेट, सॉइल एंड कैन नॉट बी डिजोल्व्ड नेचुरली इनटू द लैंड, जिसका कैसे भी करके हम बायोडिग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, दीज आर बरीड इन लैंडफिल्स। इनको बरी कर दिया जाता है लैंडफिल्स में। जितने भी प्लास्टिक्स हैं, बोटल्स हैं प्लास्टिक के, या फिर टिन की जो जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। हॉस्पिटल जनरेट हैजार्डियस वेस्ट। हॉस्पिटल से बहुत ही बीमारी वाले वेस्ट जनरेट होते हैं, तो हैजार्डियस वेस्ट दैट कंटेन डिसइंफेक्टेंट्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल्सो पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच वेस्ट ऑल्सो रिक्वायर केयरफुल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल बाय यूजिंग इंसिनरेटर्स। हमने देखा होगा ऐसी चीजें बनाई जाती हैं इन वेस्ट को हटाने के लिए कि इनमें जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स हैं, जितने भी पैथोजेंस हैं, वो पहले क्या हो, डैमेज कर दिए जाएं, ताकि अगर कोई के भी संपर्क में अगर ये आते हैं या जहां पर भी आप इनको डालते हैं वहां के एरिया को ये क्या नहीं कर सके, पॉल्यूट नहीं कर सके। तो बायोलॉजिकल वेस्ट जो होता है वो हैजार्डियस होता है। हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट होता है वो हैजार्डियस होता है, उनके अंदर डिसइंफेक्टेंट्स मिलते हैं एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स मिलते हैं, पैथोजेंस मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जो क्या हो सकते हैं, आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई वेस्ट है अपने पास में, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी वेस्ट हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ई वेस्ट बोलते हैं। इनके कंट्रोल के लिए क्या तो इन्हें अपने पास में लैंडफिल्स के अंदर भूरी कर देना चाहिए या इंसिनरेटर्स के अंदर डाल के इनको खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा इनकी रिसाइकलिंग हो सकती है। इनमें से हम मेटल्स, नॉन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो ई वेस्ट का दो ही तरीका, या तो लैंडफिल्स में डाल दो, इंसिनरेटर्स में डाल दो, ठीक है। इसके अलावा इनकी हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इनके अंदर से जो अच्छे अच्छे मेटल्स हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं और उनका दोबारा से रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है अपने पास में रेमेडी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट की। बहुत सारे प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, प्लास्टिक का हम क्या करें, तो अपने पास में बेंगलोर के अंदर एक तरीका अपनाया गया। बेंगलोर में ये तरीका अपनाया गया कि जितना भी प्लास्टिक था उसका सबका क्या बना दिया गया, चूरा बना लिया गया और उसको किस में मिला दिया गया, बिटुमेन में मिला दिया गया, डामर में मिला दिया गया। डामर में मिला करके और प्लास्टिक के चूरे को डामर में मिला के और रोड पे बिछा दिया गया। तो वो प्लास्टिक का क्या हो गया, हमने यूज कर लिया और इससे और जो इससे रोड बनती है वो भी क्या बनती है, मजबूत बनती है। तो उसकी केस स्टडी की। अहमद खान क्या थे, एक प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर थे बेंगलोर के अंदर। उन्होंने फाइन पाउडर बनाया किसका, प्लास्टिक का, जिसे क्या कहा, पॉलीब्लेंड कहा। इसको मिक्स कर दिया किसके साथ, बिटुमेन के साथ, एंड यूज्ड टू ले रोड, और रोड बनाई गई। ब्लेंड ऑफ पॉलीब्लेंड एंड बिटुमेन व्हेन यूज्ड टू ले रोड एनहेंस्ड दी बिटुमेन्स वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज एंड हेल्प टू इंक्रीज रोड लाइफ। इससे रोड की क्या हो गई, लाइफ बढ़ गई। कुछ नहीं किया है, प्लास्टिक का चूरा बनाया जिसको पॉलीब्लेंड का, और बिटुमेन के साथ, डामर के साथ उसको मिक्स करके रोडे बिछा दी, जो कि क्या कर दिया, उसकी रोड की क्वालिटी को एनहेंस कर दिया। द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज एनी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट, so against the price of rupees 0.40 per kg rag pickers have been getting for plastic waste, Khan now offers rupees 6। तो पर केजी के लिए पहले 0.6 रुपए मिलते थे, 0.40 रुपए मिलते थे 1 किलो के लिए। अब अहमद खान ने क्या किया, जो रैग पिकर्स थे, जो प्लास्टिक को चुक करके लेके आते थे, उनको 6 रुपए वो ऑफर करने लग गए, क्योंकि उसका क्वालिटी के अंदर, रोड की क्वालिटी में अच्छा एनहेंसफुल हो रहा था। यूजिंग खान्स टेक्निक बाय द ईयर 2002 तक
40 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क बेंगलोर के अंदर जो बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है, पॉलीब्लेंड के साथ में और बिटुमेन को मिक्स करके, यानी उनका ब्लेंड करके। एट दिस रेट खान विल सून बी रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बेंगलोर टू प्रोड्यूस पॉलीब्लेंड। इसी स्पीड से अगर सड़कें बनती रहीं तो जितना भी वेस्ट था वो सारा का सारा प्लास्टिक वेस्ट सड़कें बनाने में यूज हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी ऐसे वेस्ट जिनसे रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती हैं, उन्हें कैसे हटाया जाए। इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी वाज यूज्ड एज ए नॉन पॉल्यूटिंग फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज कर रहे थे उनको, ठीक है। फिर पता चला द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज टू वेरी सीरियस इनहेरेंट प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट इज एक्सीडेंटल लीकेज। अगर एक्सीडेंटल लीकेज अगर हो गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का तो वो बहुत खतरनाक तरीके से डैमेज कर सकता है, जैसे कि 3 माइल आइलैंड में और चेर्नोबिल इंसिडेंट हुआ है। सेकंड इज सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। रेडिएशंस दैट आर रिलीज्ड बाय न्यूक्लियर वेस्ट इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कॉज म्यूटेशंस एट ए वेरी हाई रेट। जितने भी अपने डीएनए होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज ले आता है। जो भी रेडिएशंस अगर गिरती हैं जिसकी वजह से डीएनए में क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में ये कोई डीएनए है तो डीएनए के अंदर क्या मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इसकी वजह से। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जेनेटिक लेवल के ऊपर बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। किसकी वजह से, रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी जो है उसका डिस्पोजल है वो जरूरी है। न्यूक्लियर रेडिएशन इज लीथल एट हाई डोजेज whereas low doses create various disorders. The most common disorder is cancer. तो रेडिएशंस की वजह से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। हाई लेवल के ऊपर तो वो लीथल होती हैं, जानलेवा होती हैं, और लो लेवल के ऊपर वो बहुत सारी बीमारियां आपको कर सकती हैं। आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट, पहले उनका प्री ट्रीटमेंट किया जाए, जो भी न्यूक्लियर वेस्ट निकला है, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकला है, आर स्टोर्ड इन शेडेड कंटेनर्स एंड बरीड विद इन द रॉक्स अबाउट 500 मीटर डीप। क्योंकि उनको बहुत ज्यादा खड्डे के अंदर जाकर के उनको डीप 500 मीटर में जाकर के उनको बूरा जाता है। क्यों, क्योंकि उनसे निकलने वाली रेडिएशंस बहुत उनको कोई नहीं रोक सकता, वो मिट्टी में से भी बाहर आ जाती हैं। फिर अपने पास में ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है अपने पास में, सिंपल सा एक फिनोमिनन है जो कि हम पेड़ पौधे उगाने में भी यूज करते हैं। कि मान लीजिए ये एक कांच का एक बॉक्स है, इसके अंदर हीट आ तो सकती है लेकिन वापस बाहर नहीं जा सकती है। तो जितनी भी हीट अंदर आएगी, जितनी भी लाइट अंदर आएगी, वो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हीट क्या आई है अपने पास, अंदर आई है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। तो ये इस एरिया का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। अब यही अगर गैसेज कर रही हैं तो हम क्या बोल देते हैं, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि अपने पास में सन है, सन से क्या आई अपने पास, लाइट रेज आई और ये यहाँ से वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। लेकिन यहाँ पर लेयर है कुछ गैसेज की, जिनकी वजह से ये जो लाइट रेज है ये वापस अर्थ के ऊपर आ जाती है। तो ये पूरी की पूरी वापस रिफ्लेक्ट होकर के नहीं जाती है। क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। ग्रीन हाउस गैसेज है यहाँ पर, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है। ये क्या करेंगी, जो रेडिएशंस आ रही हैं उनको क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी एंड इमिट इट अगेन टुवर्ड्स द अर्थ, और दोबारा किधर भेज देंगी, अर्थ के सरफेस पे भेज देंगी। तो जितनी गैसेज आई, जितनी लाइट आई, इन पार्टिकल्स की वजह से, इन गैसियस पार्टिकल्स की वजह से वो इनके टकरा करके वापस अर्थ पे ही आ गई। तो अब दोबारा से एटमॉस्फेयर में वो नहीं गई, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इन्हीं गैसेज को हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज बोलेंगे। वार्मिंग इफेक्ट फॉर कीपिंग अर्थ वार्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिवली गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसेज हैं वो CO2, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड N2O, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि वो एक लेयर बना लेती हैं अर्थ सरफेस पे, ताकि जितनी भी लाइट आएगी उसका बहुत कम पोर्शन होगा जो वापस जा पाएगा, इन गैसेज से टकरा करके वो वापस अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। तो ये लाइट आई, इस पे टकरा करके ये ग्रीन हाउस गैसेज से टकराई और फिर दोबारा कहाँ गई, अर्थ पे आ गई, ये वापस ऊपर नहीं जा पाई, जिसके कारण धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो अर्थ पे बहुत ही चिल्ड एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिलता। यहाँ इसने बताया गया कि सन से अपने पास में इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आती हैं, स्मॉल प्रोपोर्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक व्हाइल ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड हीट इट। बहुत ही कम प्रोपोर्शन होता है जो कि रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला जाता है,
आधे से ज्यादा क्या होता है, वापस उसको क्या करता है, हीट करता है। मेजर प्रोपोर्शन ऑफ री इमिटेड रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेज। री इमिटेड होगा जो मेजर पोर्शन है वो CO2 और CH4 के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। गैसेज रेडिएट हीट एनर्जी एंड मेजर पार्ट कम बैक टू द अर्थ सरफेस एंड हीटिंग इट अप वंस अगेन, और दोबारा वो अर्थ सरफेस पे भेजेंगी जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो गैस आई, वापस ऊपर गई, लाइट आई, वापस ऊपर गई, ग्रीन हाउस गैसेस ने उसको एब्जॉर्ब किया और दोबारा से कहाँ भेज दिया, अर्थ के सरफेस पे भेज दिया, जिसके कारण उसको क्या हो गई, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग गया। ये हमें बता रखा है कि ये साइकिल बार बार होगी कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेस थी, लाइट आती है, इस पे जाती है, फिर इस पे टकराएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, तो ये साइकिल बार बार चलती रहेगी जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर मेजर कोज है ये, इसी की वजह से अपने पास में ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, ये लिख रखा है अपने पास, कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। सबसे मेजर पोर्शन CO2 का, इसमें याद रखें 60%। उसके बाद बात आ रही है मीथेन की 20%। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs क्या है अपने पास में, फ्लोरो कार्बन्स, इनका मेजर सोर्स है रेफ्रिजरेटर से, ये बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। फिर है अपने पास विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, जबकि अभी कितना है अपने पास 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है। अल नीनो इफेक्ट की बात करते हैं कि टेम्परेचर की वजह से जितना भी अपने पास में डाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, कि टेम्परेचर राइज कॉजेज deleterious change in the environment and result in odd climatic changes, thus leads to increase in sea level due to thermal expansion of sea water, melting of glaciers and Greenland ice sheets। कि अल नीनो इफेक्ट ये कहता है कि टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, इसके अलावा ग्रीनलैंड आइस शीट्स जो हैं वो भी क्या हो रही हैं, पिघल रही हैं, जिसके कारण सी लेवल के अंदर क्या हो रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही है। धीरे धीरे वो लैंड सरफेस को क्या करेगा, अपने अंदर मर्ज कर लेगा और शहर क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। किसकी वजह से, अल नीनो इफेक्ट, जो किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है। अल नीनो इफेक्ट में ये कहा गया है कि टेम्परेचर के अंदर वृद्धि होने के कारण जो अपने पास में ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, हीट की वजह से अपने पास सी के लेवल बढ़ रहे हैं, समुद्री लेवल तट बढ़ रहा है, और जो ग्रीनलैंड आइस शीट्स है वो भी क्या हो रही है, पिघल रही हैं, जिसके कारण भी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, जो कंटिन्यूअसली डे बाय डे क्या करेगा, लैंड सरफेस को कवर कर लेगा। फिर बात आती है हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स को कम करके, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन कम करके, पेड़ पौधे कम काटेंगे, जो CO2 होगी उसको क्या करेंगे, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, एंड स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जितनी कम ह्यूमन पॉपुलेशन उतने कम व्हीकल्स का यूज, उतना कम फॉसिल फ्यूल्स बर्न, उतना ही डिग्रेडेशन कम होगा फिर ओजोन का। International initiatives are also being taken to reduce the emission of greenhouse gases into the atmosphere। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना गए जो किस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, किसके लिए बनाए गए हैं, कि जो हर कंट्री है वो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनका रिलीज कम करे एटमॉस्फेयर के अंदर। ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ओजोन एक लेयर है जो कि सबसे पहले आता है अपने पास में ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद में आता है अपने पास स्ट्रेटोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के बाद में आएगा क्या अपने पास, स्ट्रेटोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में बैड ओजोन, स्ट्रेटोस्फीयर में गुड ओजोन। तो ओजोन जो लेयर होती है वो क्या करती है, यूवी रेज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और शील्ड की तरह काम कर रही है, अपनी स्किन के ऊपर वो रेज नहीं आ पा रही है। तो बैड ओजोन लाइज इन द ट्रोपोस्फीयर, हार्म प्लांट एंड एनिमल्स को तो वो हार्म करती है, जबकि गुड ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, जो कि क्या कर रही है अपने पास में, जितनी भी यूवी रेडिएशंस आ रही है उनको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अगर रेडिएशंस अपने ऊपर आने लग जाएंगी तो अपने को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होने लग जाएगी। लेकिन हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ओजोन को क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। यूवी रेज आर इंजरियस टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय डीएनए, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी का प्रोटीन्स एंड हाई एनर्जी यूवी रेज ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड विद इन दीज मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यूवी रेडिएशंस जो सन के द्वारा अपने पास में आ रही हैं, और धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अपने डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। ओजोन गैस इज कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल्सो डिग्रेडेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर।
द बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर हैज बीन डिसरप्टेड ड्यू टू एनहेंसमेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब जितने भी अपने पास में फ्री ऑक्सीजन मिल रहा है, अपने पास में फ्री ऑक्सीजन मिल रहा है, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अगर आएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यही है ना अपने पास में कि अपने पास में कार्बन है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, क्लोरो, क्लोरीन, फ्लोरो, फ्लोरीन और कार्बन सी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अगर आएंगे और इन्हें अगर मान लीजिए फ्री ऑक्सीजन मिलेगी तो ये इसके साथ में क्या कर लेगी, बाइंड कर लेगी, जिसके कारण वैकेंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ओजोन क्या हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी। द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन द कॉलम, जो थिकनेस है ओजोन की वो कई जगह कम हो जा रही है, और जो थिकनेस है उसको हम किस में देखते हैं, डॉप्सन्स यूनिट, कि कितनी थिकनेस के अंदर ओजोन की पट्टी मिल रही है, ओजोन की परत मिल रही है, तो किस में नापेंगे उसको, हम डॉप्सन यूनिट के अंदर उसको नापेंगे। नेक्स्ट अपने पास में ओजोन होल, की मान लीजिए कि इस पूरे एरिया के अंदर ओजोन मिल रही थी और इस एरिया के अंदर क्या हो गई, ओजोन की जो थिकनेस है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओजोन होल। तो क्या कह रहा है, डिप्लीशन इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ओवर ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया एज स्प्रिंग टाइम डिक्लाइंस ओवर एंटार्क्टिका इज कॉल्ड एज ओजोन होल। ओजोन होल जो है अपने पास उसमें क्या है, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज डिक्रीज। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर क्या हो गई, उस एरिया के अंदर डिक्रीज हो गई, जिसके कारण जो रेडिएशन है वो क्या हो रही है, डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आ रहे हैं, जिसके कारण अलग अलग बीमारियां हो रही हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ओजोन होल बोल देते हैं। द सब्सटेंस विच आर रेस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय ओजोन प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर आर कॉल्ड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। जो ओजोन को डिप्लीट करेंगे उनको क्या बोलेंगे, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलेंगे। द मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं 14% ऑफ टोटल डिप्लीशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है अपने पास में, क्लोरीन है। सम ऑफ देम आर रिलीज्ड बाय जेट फ्लाइंग्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड रॉकेट्स बीइंग फायर्ड इनटू द स्पेसेज। तो जितनी भी चीजें ये हैं ये सभी के सभी ओजोन को क्या कर रही हैं, डिप्लीट कर रही हैं। इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को, क्लोरीन को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मेजर इफेक्टिंग है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है अपने पास में, मिथाइल क्लोरोफॉर्म यानी कि CH3 CCl3, ठीक है, टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O है अपने पास में, NO2 है, क्लोरीन है जो कि सिंपल अपने पास में क्या है, क्लोराइड्स आयंस है। और ये किसकी वजह से ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, जो भी जेट्स फ्लाई कर रहे हैं उनकी वजह से, और जो रॉकेट्स स्पेस में भेजी जा रही हैं उनकी वजह से। इफेक्ट्स क्या हैं, जो UVB होती हैं, अल्ट्रावायलेट बी जो होती हैं वो DNA को डैमेज कर सकती हैं, न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि DNA और RNA को क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, विल रिजल्ट इन हायर नंबर ऑफ म्यूटेशंस, ठीक है। UVB causing aging of skin, damage to the skin cells and various type of skin cancer। स्किन कैंसर किसकी वजह से होता है, UVB। ह्यूमन आई के अंदर जो है वो कॉर्निया जो है वो UVB को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड प्रोड्यूस स्नो ब्लाइंडनेस, कॉर्निया बिकम इन्फ्लेम्ड। जो हमारा कॉर्निया है वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण उसको हम क्या बोलते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस बोलते हैं। मैनी लैंड एनिमल्स वुड बिकम ब्लाइंड, उसकी वजह से बहुत से जो लैंड एनिमल्स थे, जो अपने वाला तो जैसे मान लीजिए इन्फ्लेम्ड है तो कुछ देर के लिए, कुछ को जितना वो सहन ही नहीं कर पाए तो वो क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। तो UVB रेडिएशंस के बहुत खतरनाक इफेक्ट्स हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर उसके इफेक्ट डाल सकता है, म्यूटेशंस जनरेट कर सकता है, कॉर्निया को खराब कर सकता है, स्किन कैंसर कर सकता है। ये सभी किसके इफेक्ट हैं, UVB रेडिएशन के। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर मिटिगेटिंग ग्लोबल चेंज। इंटरनेशनल एफर्ट क्या किया गया, याद रखेंगे आप, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। इट वाज साइंड एट मॉन्ट्रियल कनाडा 16 सितंबर 1987 1987। 27 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एग्रीड टू लिमिट यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग। ये सभी के सभी क्या किए गए, ओजोन डिप्लीटिंग जितने भी सब्सटेंस है लाइक से कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, कि 1986 तक उसको क्या करना है, कम करना है, उनको आधा करना है। एम टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया दिसंबर 1997 में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई क्योटो के अंदर। लीस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड थी क्योटो, जापान में जो है। कंसल्टिंग विथ मिटिगेशन ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस के लिए मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेज के लिए कौन सा यूज किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल। और जो अपने पास में ओजोन डिप्लीशन को बचाने के लिए किया गया वो था अपने पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दोनों आप याद रखेंगे।
different countries reducing overall greenhouse gas emission at a level of 5% below 1993 below 5% से कम करना है 1990 लेवल बाय 2008 से 2012 तक। ठीक है। डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड maintenance. Both pollution and improper utilization practices are responsible for degradation of the natural resources. Soil erosion or desertification. Fertile topsoil can be removed by fault utilization. जो fertile topsoil है उसको अपन remove कर दें किसी भी कारणवश। Practices within a few years resulting the area converted into the arid patches. सूखे patches के अंदर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको तोड़ दें। When large barren patches extend, अब जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो मिलकर के क्या बना लेंगे, अपने पास में बैरन लैंड बना लेंगे। इट अकर्स ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन पेड़ों को काटने की वजह से एरिया खाली हो सकता है। इट अकर ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग यानी कि ज्यादा चरने वाले एनिमल छोड़ दिए जाए। ओवर कल्टिवेशन, बार बार वहां प्लांट्स को उगाया जाए। इसके अलावा लिविंग टिल्ड सॉइल्स विदाउट सीडलिंग एंड इम्प्रॉपर इरिगेशन। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि इम्प्रॉपर रिसोर्स का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, यूटिलाइजेशन एक्स्ट्रा कर सकते हैं बिना मेंटेनेंस करे। तो इसके अंदर अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि हम कैसे खराब कर रहे हैं। सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। बार बार आप कल्टीवेशंस करेंगे, बार बार आप वहां पर डिफोरेस्टेशन करेंगे, इसके अलावा वहां पर चीज़ों को जला देंगे, ओवर ग्रेजिंग करेंगे, कैटल्स वगैरह को ज़्यादा छोड़ देंगे, तो वो सब कुछ वहां पर क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे। वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। अ वाटर लॉज सॉइल हैज पुअर एरेशन। वाटर लॉज सॉइल के अंदर पुअर एरेशन यानी एयर के जाने का मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द फॉर्मर कंडीशन अकर ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन। बार बार आप इरिगेशन करेंगे, उसकी वजह से ऐसी प्रॉपर्टी हो जाएगी सॉइल की। प्रेजेंस ऑफ इम्पेरेबल अंडरग्राउंड सॉइल पेन्स एंड पुअर ड्रेनेज रिजल्ट्स इन वाटर लॉगिंग ऑफ द सॉइल। पुअर ड्रेनेज होगा, पुअर ड्रेनेज यानी समय से पानी अगर नहीं लॉक किया जाए, हटाया नहीं जाएगा वहां से, तो वाटर लॉक्ड हो जाएगा, वहां पर एरिया के अंदर वाटर क्या हो जाएगा, परमानेंटली रह जाएगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ड्रॉज सॉल्ट टू द सरफेस। इवेपोरेशन होगा पानी का, तो सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, अपने पास में सॉल्ट की लेयर आ जाएगी। अ क्रस्ट ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म्ड बोथ ओवर सरफेस एज वेल एज अपर लेयर ऑफ द सॉइल। सच सॉइल बिकम्स सेलाइन एंड अनफिट फॉर ग्रोथ ऑफ वाटर। अब सॉइल अगर आ गई अगर पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर, तो वहां पर क्या नहीं हो पाएगा, अपने पास में प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैव कम इन द वेक ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर आप ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से ये सारे इफेक्ट आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ज्यादा अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो बार बार आपको इरिगेशन करना पड़ेगा, बार बार आप क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, जिसके कारण जो है सॉइल की जो क्वालिटी है वो क्या होती जाएगी, खराब होती जाएगी। डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन, हम धीरे धीरे पेड़ों को काटते जा रहे हैं बहुत तेजी से। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट जो थे, जो फॉरेस्ट कवर था पहले कितना था, रिमूव 40% से अब सिर्फ 1% रह गया है, बट ओनली 1% इन द टेम्परेट। ये ऐसे कह रहा है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड वन। फॉरेस्ट कवर हैज बीन रिमूव्ड बाय 40%। 40% तो ट्रॉपिक्स में से, हमने पहले गलत पढ़ लिया, 40% ट्रॉपिक्स में से क्या हो चुके हैं, फॉरेस्ट रिमूव हो चुके हैं, और 1% कहां से रिमूव हो चुके हैं, टेम्परेट से हमने रिमूव कर दिए हैं। तो कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरिया इनटू लैंड एरिया, सिंपल लैंड एरिया में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन। जो कि अपने पास ट्रॉपिकल जितने भी फॉरेस्ट है उनको 40% क्या कर दिया है, कम कर दिया है, जबकि टेम्परेट में 1% से कर दिया है। नेक्स्ट अपने पास में डिफोरेस्टेशन के नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू इट। हमारी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एग्रीकल्चर लैंड हैज टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ये सभी के सभी फॉरेस्ट को हम तोड़ते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, क्यों, ताकि वहां पर हम क्या कर सकें, कल्टीवेशन कर सकें, जितनी भी ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन उसको क्या कर सके, उससे फूड मिल सके। ट्रीज आर एक्स्ड फॉर टिम्बर, फायरवुड, कैटल रेंचिंग एंड फॉर सेवरल अदर पर्पजेज। इन सभी पर्पज के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि बार बार एक जगह से आपको क्या करना है, एक जगह कहीं पे उगाना है, फिर वो एरिया को खाली छोड़ देना है, फिर दूसरे एरिया के अंदर आपको कल्टीवेशन करना है, फिर दोबारा इधर आ जाना है। इट वॉज प्रीवेलेंट इन अर्ली पीरियड्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट टेक्स प्लेस थ्रू लूपिंग, बर्निंग एंड रिमाइंडर मिक्सिंग द एश विद सोइल एंड स्नोइंग द cleared land with the crop seeds. The ash is used as fertilizer and the land is used for farming or cattle grazing. After cultivation, the area is left for several years so as to allow it recover
द फार्मर देन मूव ऑन द अदर एरियाज एंड रिपीट दिस प्रोसेस। यहाँ पर जितने भी चीजें हैं उसको ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो ऐश है वो क्या होगी, एज ए फर्टिलाइजर की तरह काम करेगी वहां पर कल्टीवेशन के लिए। अब जैसे ही वहां पर एक बार कल्टीवेशन हो जाएगा, वहां आपने प्लांट्स वगैरह उगा लिए हैं, फिर उस लैंड को आप कई दिनों तक, कई सालों तक छोड़ देंगे और दूसरी जगह जाकर के आप ग्रोथ करेंगे, तब तक ये दोबारा से रिकवर हो पाएगी। अदर फैक्टर्स ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर, ओवर ग्रेजिंग, कैनाल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ वुड। इन सभी चीजों की वजह से हम क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। कंसीक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, इसकी वजह से CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है। भाई प्लांट CO2 यूज कर लेंगे, अब डिफोरेस्टेशन करते जाओगे तो CO2 का लेवल बढ़ेगा इन द एटमोस्फियर, बिकॉज ट्रीज दैट कुड होल्ड अ लॉट ऑफ कार्बन इन देयर बायोमास आर लॉस्ट विथ डिफोरेस्टेशन। It also causes loss of biodiversity due to habitat destruction, disturbs hydrological cycle, soil erosion, destructions। इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे अपने पास में क्या होगा, डिफोरेस्टेशन करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, पेड़ कटेंगे तो वहां रहने वाले जानवर वगैरह क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और जो होगा अपने पास में, जो इसके बाद में हम डेजर्टिफिकेशन की वजह से भी ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, अपने पास खत्म होती जा रही हैं। अब हम बात करते हैं रिफोरेस्टेशन की। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग ए फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्ट बट वाज रिमूव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। ये कोई फॉरेस्ट था जिसको हमने खत्म कर दिया था, लेकिन हम धीरे धीरे उसके अंदर प्लांट उगा करके दोबारा से उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट में अकर्स नेचुरली इन डिफोरेस्टेड एरिया, नेचुरली हो सकता है। वहां पर क्या है कि सॉइल के अंदर पहले अगर कहीं पे प्लांट्स वगैरह थे तो वहां की सॉइल की जो क्वालिटी है वो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर पहले से मौजूद है। अब धीरे धीरे क्या होगा उनके अंदर, आपने अगर फॉरेस्ट को खत्म कर दिया था तो लेकिन वो क्वालिटी तो अभी भी वहां पर क्या है, अवेलेबल है, तो वहां पर नेचुरली भी हो सकता है। ठीक है, एंड इट स्पीड अप बाय प्लांटिंग ट्रीज बाय टेकिंग अर्लियर एग्जिस्टेड बायोडाइवर्सिटी इनटू कंसिडरेशन, कि पहले कैसी बायोडाइवर्सिटी थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम अभी प्लांट्स उगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, ये अपने पास में जल्दी इसको स्पीड अप हम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि लोगों ने कैसे बचाया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कैसे किया अपने पास में। तो पहले है बिश्नोईज। उस टाइम का जो मिनिस्टर था उसने ऐसा कहा था कि पेड़ों को काट के लाया जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज मिनिस्टर्स टू अरेंज वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पैलेस, नया पैलेस बनाने के लिए। द मिनिस्टर्स एंड वर्कर्स वेंट टू ए फॉरेस्ट नियर ए विलेज इनहेबिटेड बाय द बिश्नोईज, बिश्नोई वहां रहा करते थे, एंड वहां के पेड़ों को काटने के लिए कहा गया। बिश्नोई वुमेन नेम्ड अमृता देवी हग्ड अप ए ट्री एंड आस्क्ड किंग मैन टू कट हर फर्स्ट बिफोर कटिंग द ट्री। तो वहां की जो वुमन थी उसने ट्री को क्या कर लिया, हक कर लिया, और उनके मिनिस्टर्स के जो वर्कर्स थे उनको कहा कि अगर इसको काटना है तो पहले मुझे भी काटना पड़ेगा। द किंग्स मैन कट डाउन द ट्री अलोंग विथ अमृता देवी, और किंग के लोगों ने ट्री को अमृता देवी के साथ ही क्या कर दिया, काट दिया। हर 3 डॉटर्स एंड hundreds of other Bishnois lost their lives in saving trees. Such a commitment for saving environment is found nowhere else. ठीक है, तो उस जमाने के अंदर इस तरीके से उन्होंने ट्रीज को सेव करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मिनिस्टर्स के लोगों ने उसको क्या कर दिया, उन लोगों को मार दिया। आज के टाइम पे ऐसा चीजें देखने के लिए नहीं मिलती है। चिपकू मूवमेंट आया, तो अपने पास में चिपकू मूवमेंट वैसा ही बनाया गया फॉर द प्रिजर्वेशन of the environment including habitat and wildlife. Chipko movement was born in Garhwal Himalayas in 1974. Local women ने यही दिखाया enormous bravery in protecting trees from the acts of the contractors by hugging them. People all over the world have acclaimed the चिपको मूवमेंट। सबने ये बनाया कि पेड़ों को हक करके खड़े हो जाओ अगर कोई भी उनको काटने के लिए आए, ताकि वो उनको काट नहीं पाए। तो चिपको मूवमेंट 1974 में किया गया था, जो हिमालयस के गढ़वाल्स थे उनके थ्रू। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया वहां के लोगों के साथ ही मिलके, कि ताकि वो फॉरेस्ट से कुछ चीजों को यूज करें और फॉरेस्ट की क्या करें, सेवा कर सकें। विलेज एंड ट्राइबल कम्युनिटीज आर बीइंग इन्वॉल्वड इन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट ऑन शेयर बेसिस, कि उन्हें फ्रूट, गम, रबर, मेडिसिन मिल जाएंगी। इट इज कॉल्ड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM इनको बोलेंगे हम। इसके अंदर है इन दिस वे द फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व्ड इन ए सस्टेनेबल मैनर, कि उसका यूज भी हो रहा है लेकिन ओवर यूज भी नहीं हो रहा है, और वहां की वाइल्ड लाइफ वगैरह, वहां के प्लांट एनिमल है, सबको सेफली बचाया जा सकता है। फिर बात करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूट अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर द इंडिविजुअल्स एंड रूरल कम्युनिटीज हु शोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। जो भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा उसके लिए एक अवार्ड बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको कहा है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। तो ये था हमारे पास में समरी की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है,
बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमने देखा कि इतनी वास्ट वैरायटी है बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, वाई वी कंजर्व, ठीक है, हाउ वी कंजर्व, ठीक है। अलग अलग टाइप के हमने क्या देखे, पॉल्यूशंस देखे, अलग अलग टाइप की हमने केस स्टडीज देखी कि किस तरीके से हम सॉलिड वेस्ट से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से प्लास्टिक को हम बिटुमेन में डाल करके यूज कर सकते हैं, ये सभी चीजें हमने इसके अंदर देखी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस चैप्टर के अंदर मेजर पोर्शन जो है वो लर्निंग का ज्यादा है समझने से, तो इसे आप बार बार पढ़ें, बार बार इसको याद रखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।